हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम स्टार्ट करेंगे सॉलिड स्टेट चैप्टर के उसके बैक एक्सरसाइज के सॉल्यूशंस। तो स्टूडेंट्स, कल हमने अपना सॉलिड स्टेट का चैप्टर पूरा कंप्लीट कर लिया था, उसका सारा कंटेंट हम लोगों ने पढ़ लिया था। तो आज हमारा लास्ट डे है इस चैप्टर का और आज हम स्टार्ट कर रहे हैं इसकी एक्सरसाइज के सॉल्यूशन। मैं आपको उसके पीछे के सारे एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चंस के आंसर आपको मैं एक्सप्लेन करूँगी, जो कि एनसीईआरटी के एक्सरसाइज के सॉल्यूशन जो होते हैं वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट्स होते हैं पॉइंट टू व्यू ऑफ एग्ज़ाम। क्योंकि आपका जो एग्ज़ाम पैटर्न होता है, जो एग्ज़ाम में मोस्ट ऑफ क्वेश्चंस आते हैं, यदि स्टूडेंट्स अपने बैक एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चंस के आंसर सॉल्यूशन अच्छे से कर चले जाएं तो आई थिंक 70-60 के बीच में वो मार्क्स ईजिली केमिस्ट्री में गेन कर सकते हैं, ओनली उसके बैक एक्सरसाइज के सॉल्यूशन करके। तो स्टूडेंट्स, मैं आपको इसलिए आज स्टार्ट कर रही हूँ उसके सॉलिड स्टेट्स के चैप्टर की लास्ट जो एक्सरसाइज होती है एनसीईआरटी की, उसके सॉल्यूशन। तो स्टूडेंट, आज हमारा उसका फर्स्ट क्वेश्चन होगा कि डिफाइन द एमॉर्फस या व्हाट डू यू मीन बाई एमॉर्फस। तो फर्स्ट क्वेश्चन है एनसीईआरटी का, एंड राइट द एग्जांपल ऑफ एमॉर्फस। तो स्टूडेंट्स, मैंने आपको पहले ये मैंने आपको जब टॉपिक चैप्टर स्टार्ट किया था तो मैंने आपको पढ़ाया था कि एमॉर्फस क्या होता है। तो मैंने बताया कि एमॉर्फस वो सॉलिड सब्सटेंस होते हैं जिनकी इर्रेगुलर शेप होती है, ठीक है, जिसके अंदर पार्टिकल्स रेगुलर पैटर्न में नहीं होते हैं, जो शॉर्ट रेंज ऑर्डर होते हैं, उसको हम क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, एमॉर्फस। और मैंने आपको उसका एग्जाम्पल क्या बताया था, ग्लास, रबर एंड प्लास्टिक। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो हम आंसर लिख रहे हैं स्टूडेंट्स, उसका क्या होगा फर्स्ट का आंसर कि एमॉर्फस क्या होते हैं, इर्रेगुलर शेप, राइट। एंड इसका मतलब क्या होगा स्टूडेंट्स आपका, शॉर्ट रेंज ऑर्डर। ये मैंने आपको बताया था इसका शॉर्ट रेंज ऑर्डर, राइट। और एग्जाम्पल क्या है स्टूडेंट इसका, रबर एंड प्लास्टिक एंड ग्लास, राइट। ये तो हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर हो गया। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड से आपका है कि व्हाट मेक्स ग्लास डिफरेंट फ्रॉम ए सॉलिड सच एज क्वार्ट्ज, अंडर व्हाट कंडीशन कुड क्वार्ट्ज बी कन्वर्टेड इनटू ग्लास। इनका मतलब है कि जो आपका सॉलिड ग्लास होता है वो आपका एक एमॉर्फस होता है और जो आपका क्वार्ट्ज होता है वो क्रिस्टलाइन होता है। तो यदि हम ऐसी क्या कंडीशन करें कि जो क्वार्ट्ज है आपका वो क्या बन जाए, आपका क्वार्ट्ज आपका ग्लास में कन्वर्ट हो जाए। मतलब जो क्वार्ट्ज है, क्वार्ट्ज किससे मिलकर बना होता है, आपका सिलिका से, सिलिकॉन से, राइट। एक तरफ आपका ग्लास है। तो इनका क्वेश्चन जो सेकंड नंबर है, सेकंड नंबर ऑफ क्वेश्चन ये है कि जो आपका क्वार्ट्ज एंड ग्लास है, तो ग्लास तो आपका एमॉर्फस सॉलिड हो गया और क्वार्ट्ज आपका क्रिस्टलाइन सॉलिड हो गया। तो हम क्वार्ट्ज के अंदर ऐसी कौन सी कंडीशंस करें क्रिएट कि वो भी आपका किसमें, ग्लास में कन्वर्ट हो जाए। वो कंडीशन कौन सी होंगी स्टूडेंट्स, तो सिंपल इज डैट स्टूडेंट्स कि जो इसका आंसर ये होगा, यदि हम क्वार्ट्ज को हीट करके उसे कूल करें, तो हीट करने के बाद उसे कूलिंग करने पर वो क्या होगा, क्वार्ट्ज आपका ग्लास में कन्वर्ट हो जाएगा। तो उसने इसके लिए कंडीशंस पूछी हैं। तो स्टूडेंट्स, आपका क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट सेकंड है उसका जो आंसर है आंसर नंबर 2, राइट। आंसर नंबर 2 में हम क्या कंडीशन क्रिएट करेंगे कि हीटिंग देन कूलिंग, राइट। हीटिंग देन कूलिंग, क्वार्ट्ज कन्वर्ट इन ग्लास। यानी कि हमें ये कंडीशन उसको देनी पड़ेगी। हम क्वार्ट्ज को हीट करेंगे, देन कूल करेंगे, तो वो आपका किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ग्लास में। तो ये तो स्टूडेंट्स हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर, राइट। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा है कि क्वेश्चन नंबर 3 में कहता है आपका कि क्लासीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग सॉलिड्स। मतलब क्वेश्चन नंबर 3 जो आपका एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 3 है, उसमें आपको सॉलिड्स की टाइप्स को, कैटेगरी को क्या करना है, क्लासीफाई करना है कि कौन सा सॉलिड्स आपका नेटवर्किंग है, कौन सा आपका आयनिक है, कौन सा आपका मेटेलिक है, कौन सा आपका एमॉर्फस है। तो क्वेश्चन नंबर 3 कहता है आपका क्लासीफाई इज ईच ऑफ द फॉलोइंग सॉलिड एज आयनिक, मेटेलिक, मॉडुलर, नेटवर्क एंड एमॉर्फस। तो उसके लिए स्टूडेंट हम यहाँ पर टेबल बनाते हैं, राइट। टेबल क्या बनाते हैं स्टूडेंट्स हम यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 3 का जो आपका आंसर है उसमें हम टेबल के अकॉर्डिंग यहाँ पे बताएंगे कि कौन सा आपका। सबसे पहले हम टेबल में लिखते हैं स्टूडेंट्स आयनिक, राइट। दूसरे क्या लिखते हैं हम लोग, मेटेलिक, राइट। थर्ड इज बन क्या स्टूडेंट्स हमारा, मॉलिक्यूलर,
राइट। और फोर्थ इज वन क्या है हमारा स्टूडेंट्स आपका नेटवर्क, नेटवर्क एंड इसे बोलते हैं हम लोग कोवैलेंट। और फिफ्थ इज वन हमारा स्टूडेंट्स क्या है एमॉर्फस, लिख सकते हैं इसे, राइट। ये 5 टाइप के सॉलिड्स होते हैं हमारे, लेकिन हमने अपने कंटेंट में 2 टाइप के सॉलिड्स पढ़े थे, कौन सा, एक एमॉर्फस एंड एक क्रिस्टलाइन। लेकिन इसके अलावा ये और भी होते हैं आपके आयनिक, मेटालिक, मॉलिक्यूलर, नेटवर्क एंड एमॉर्फस, ठीक है। तो इसमें आपको क्वेश्चन में क्या दे रखा है, इसके एग्जाम्पल दे रखे हैं कि आपका सपोज दैट एग्जाम्पल है आपके कि एक तो आपका है टेट्रा फॉस्फोरस डाइऑक्साइड, ठीक है, टेट्रा फॉस्फोरस, राइट, और टेट्रा फॉस्फोरस डेका ऑक्साइड, यानी कि आपका एग्जाम्पल है P4O10, P4 मतलब टेट्रा फॉस्फोरस, डेका मतलब 10 ऑक्साइड, ठीक है। एग्जाम्पल आपका है अमोनियम फॉस्फेट, यानी कि NH4 का होल थ्राइज एंड PO4, राइट, ये अमोनियम फॉस्फेट हो गया। और एक एग्जाम्पल आपका इसमें है सिलिकॉन कार्बाइड SiC, एक आपका है आयोडीन I2, राइट, एक आपका है P4 फॉस्फोरस मॉलिक्यूल, और एक आपका है स्टूडेंट्स ग्रेफाइट, राइट। तो हमें इन्हें क्लासीफाई करना है। और उसके बाद लास्ट में हमारा है ब्रास एंड रूबिडियम Rb एंड LiBr एंड सिलिकॉन। तो हम लोगों को स्टूडेंट्स उन्होंने इतने सारे आपको दे रखे हैं सॉलिड्स, ठीक है। अब इनमें से आपको ये क्लासीफाई करना है कि इसमें से कौन सा आयनिक है, कौन सा मेटालिक है, कौन सा मॉलिक्यूलर है, कौन सा आपका नेटवर्क, कौन सा एमॉर्फस, राइट। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स हमने देखा आयनिक, आयनिक क्या होते हैं, जो आयंस में टूट जाएं। तो स्टूडेंट्स आपको इसमें आयंस में, क्या ये आयंस में टूट सकता है, टूट सकता है, क्यों, क्योंकि फास्फोरस पर फॉस्फेट कितना होता है -3, तो इस पर क्या होगा +3, राइट। एक अमोनियम पे +1 होता है तो 3 पे कितना होगा +3, तो ये हमारे ये आयंस में टूट सकता है, तो ये किस कैटेगरी में आएगा हमारा आयनिक में, राइट। एक आपका आता है LiBr, ये भी आयंस में टूट सकता है प्लस एंड माइनस, तो ये किस में आएगा आपका स्टूडेंट्स आयनिक में, राइट। अब आपका बचा मेटालिक, इसमें मेटल कौन सी है आपकी ब्रास, ब्रास क्या होती है मेटल, पता है सभी को, तो ये ब्रास आ गई इसमें, राइट। और एक आपको बेटा इसमें क्या होता है ये आपका रूबिडियम भी क्या है मेटल्स में आती है, तो ये आपको किसमें आ गया रूबिडियम भी इसमें आ गया। अब बेटा बचा आपका मॉलिक्यूल, जो मॉलिक्यूल के फॉर्म में रहता है वो कौन सा होता है आपका, देखो आपको उसमें मॉलिक्यूल दिख रहे हैं, ये मॉलिक्यूल्स I2, ये मॉलिक्यूल्स P4, राइट, ये मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में है P4O10, ठीक है। तो 3 किस में आएंगे आपके मॉलिक्यूल फॉर्म में, तो इसका आंसर क्या होगा P4O10, P4 एंड I2। ये किस फॉर्म में होगा स्टूडेंट्स आपके, ये आपके हो गए मॉलिक्यूलर फॉर्म में, राइट। अब नेक्स्ट स्टूडेंट आया आपका नेटवर्क या कोवैलेंट, यानी जो जिनकी नेटवर्किंग हो, जिसमें आपका कोवैलेंट बॉन्ड हो, वो किस में आते हैं आपके इस टाइप के सॉलिड में। तो स्टूडेंट्स आपने पढ़ा होगा आपने, अब हम लोगों के पास क्या बचा, एक हम लोगों के पास स्टूडेंट्स ये बचा, ये बचा और ये बचा, बाकी सारे हो गए। तो इसमें तो ग्रेफाइट, ग्रेफाइट क्या है, ग्रेफाइट इज ए एलोट्रॉपी ऑफ कार्बन, कार्बन की एक एलोट्रॉपी है ग्रेफाइट। तो उसमें कौन सा बॉन्ड होता है बेटा, उसमें होता है कोवैलेंट बॉन्ड, तो इसमें ग्रेफाइट कहाँ पर आएगा आपका कोवैलेंट में, राइट। सिलिकॉन भी किस में आएगा बेटा आपका ग्रेफाइट और सिलिकॉन कार्बाइड, दोनों में क्या है कोवैलेंट बॉन्ड, इसमें क्या है कोवैलेंट, जो कार्बाइड होते हैं उसमें क्या होती है कोई कोवैलेंट बॉन्ड बनाते हैं, तो सिलिकॉन कार्बाइड भी इसमें आएगा SiC एंड आपका सिलिकॉन भी इसी में आएगा, राइट। तो ये हमने इन सबको क्लासीफाई कर दिया, ठीक है, किसमें मेटालिक, आयनिक, मॉलिक्यूलर, नेटवर्किंग एंड सो ऑन, राइट। और एमॉर्फस में पता है क्या आता है, इसमें कोई भी एमॉर्फस नहीं है, लेकिन हम आपको बता दें कि एमॉर्फस में आपका एग्जाम्पल आएगा यहाँ पे स्टूडेंट प्लास्टिक, राइट। तो क्वेश्चन नंबर 3 का हमने आंसर देखा, हमने इसको क्लासीफाई किया, राइट। अब क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है स्टूडेंट, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 कहता है व्हाट इज मीन बाय द टर्म कोऑर्डिनेशन नंबर। भाई कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, मैंने आपको अपनी एक वीडियो में पढ़ाया था कोऑर्डिनेशन नंबर, ठीक है। तो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, जब किसी एटम से उसके नाइबरिंग एटम, जितने नाइबरिंग एटम उसको टच करते हैं, ठीक है, उसको हम कहते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर, राइट। सपोज डेट ये वाला आपका एक एटम है, इसको 1 2 3 4 एटम टच कर रहे हैं, इसका मतलब इट मीन्स क्या कि इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा 4 होगा, राइट। तो उन्होंने पूछा है व्हाट इज मीन बाय द टर्म कोऑर्डिनेशन नंबर, व्हाट इज द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ एटम इन ए क्यूबिक क्लोज पैक एंड बॉडी सेंटर। इन्होंने पूछा है जो हमने यूनिट सेल पढ़ी थी आपकी क्यूबिक यानी कि CCP यानी फेस सेंटर कहेंगे एक ही बात है, या BCC, तो उन दोनों का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है और कोऑर्डिनेशन नंबर होता क्या है। तो हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन, राइट। तो 4 में क्या सॉल्यूशन है स्टूडेंट हमारा,
कि भाई कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, तो किसी भी एटम को उसके नाइबर जो एटम, जितने नाइबर एटम उसको टच करते हैं वो उसका क्या होता है स्टूडेंट्स, कोऑर्डिनेशन नंबर। तो हम कहेंगे द नंबर ऑफ नियरेस्ट नाइबर पार्टिकल, राइट, नाइबर पार्टिकल, ठीक है, पार्टिकल अटैच्ड another atom, right, is known coordination number, right, ओके। तो हमने नॉर्मली जाना कि कोऑर्डिनेशन नंबर उसे कहते हैं जब किसी एटम को उसके नियरेस्ट नेबर वाले पार्टिकल्स, पास वाले उसको टच करते हैं, जितने नंबर ऑफ पार्टिकल उसको टच करेंगे उतने क्या होगा उसका कोऑर्डिनेशन नंबर। और स्टूडेंट्स हमने CCP या FCC, राइट, इसमें कितना पढ़ा था कोऑर्डिनेशन नंबर हम लोगों ने, आपको याद हो हमने बताया था कि जब हम इसकी पैकिंग करते हैं, हमने हेक्सागोनल में 2 टाइप्स की पैकिंग पढ़ी थी, एक AB एंड ABC। तो उसमें हमने देखा कि उसमें आपके 3 टाइप के आपके मतलब लेयर बनती है, एक A टाइप की, एक B टाइप की, एक C टाइप की। तो V टाइप में उसमें क्या बना था, टेट्राहेड्रल बॉयड, और C टाइप में क्या बना था, ऑक्टाहेड्रल बॉयड। तो उसमें हमारा कोऑर्डिनेशन नंबर निकल कर कितना आया था, वो 12 आइटम को टच कर रहा था। तो हमारा CCP में कितना आता है कोऑर्डिनेशन नंबर स्टूडेंट्स, 12, और स्टूडेंट BCC में हमने कितना निकाला था, 8। ये तो हमने खुद ही फाइंड किया था। BCC में क्या होता है, जो बॉडी का आइटम होता है वो 4 आइटम ऊपर वालों को टच करता है, 4 नीचे वालों को, 8 आइटम को टच करता है, तो उसका कितना आता है, CN आपका 8, राइट। अब क्वेश्चन नंबर बेटा 5 आया। 5 में क्या कहता है क्वेश्चन नंबर, तो हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 आपका कहता है, इसमें बेटा आपका डेंसिटी के बारे में पूछा है। उन्होंने बोला है हाउ कैन यू डिटरमाइन द एटॉमिक मास ऑफ एन अननोन मेटल इफ़ यू नो इट्स डेंसिटी एंड डायमेंशन ऑफ इट्स यूनिट सेल। अगर आपको किसी के डेंसिटी और डायमेंशन सेल पता है किसी अननोन मेटल का, तो उसके आप कैसे फाइंड करोगे उसका एटॉमिक मास, एक्सप्लेन योर आंसर। ये क्वेश्चन बेटा 2011 में आ चुका है, दिल्ली की आउटसाइड से आया है ये क्वेश्चन, दिल्ली में नहीं आया, दिल्ली बोर्ड में नहीं आया है। तो इसको हम इस क्वेश्चन को हम कवर करते हैं यहाँ पर। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए स्टूडेंट्स कि डेंसिटी क्या होती है, राइट। तो डेंसिटी हम लोगों ने पढ़ रखी थी। तो स्टूडेंट्स हमने देखा था कि जो हमारी डेंसिटी होती है, मैं आपसे कहूँ डेंसिटी का फार्मूला पुट कर यहाँ निकाल दूँ। मैंने आपको डेंसिटी टॉपिक पढ़ाया था, तो डेंसिटी में मैंने क्या देखा था स्टूडेंट्स, डेंसिटी का फार्मूला होता है रो इज इक्वल टू क्या होता है, नंबर ऑफ एटम्स इन यूनिट सेल इनटू क्या होता है स्टूडेंट्स, आपका होता है m, राइट। क्या होता है m, यानी कि मास एटम का, अपॉन में क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल इनटू आपका क्या होता है, एवोगैड्रो नंबर। यही तो होता है हमारा डेंसिटी का फार्मूला, राइट। अब मैं आपसे कहूँ कि मुझे इसमें आपकी मास निकालना है, एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट निकालना है, तो मैं क्या करूँगी स्टूडेंट्स, एटॉमिक मास एलिमेंट निकालने के लिए बेटा ये इसके मल्टीप्लाई में चला जाएगा, ये दोनों चीज़ इसके मल्टीप्लाई में चली जाएंगी, यहाँ पर चली जाएंगी, नहीं चली जाएंगी, देखिए रो इंटू वॉल्यूम, मैं शॉर्ट में लिखती हूँ वॉल्यूम, इंटू एन ए एवोगैड्रो नंबर, और अपॉन बेटा ये अपॉन में आ जाएगा नंबर ऑफ एटम इन यूनिट सेल, राइट। आपका इधर आप बेटा ये m जो आपका इस साइड में ये मैं फाइंड करना है, ये क्या है, एटॉमिक मास एटम का। तो ये हम इस वाले फार्मूले से हम ये m निकाल सकते हैं, इसको ऐसे कर m फाइंड कर लिया हमने, राइट। अब देखो बेटा हमने एक कंसिडर किया कि यहाँ पे हमने माना कि यहाँ पे जो हमारा सेल का एज लेंथ है a, वो कितना है यहाँ पर, वो हमने a पिकोमीटर माना, राइट। इसको चेंज कर लो सेंटीमीटर में, तो a इज इक्वल टू 10⁻10 सेंटीमीटर, ये हमने मान लिया, राइट। अब इसका बेटा एज लेंथ, उसका वॉल्यूम क्या होगा, तो वॉल्यूम फाइंड करते हैं। इसका वॉल्यूम क्या होता है स्टूडेंट्स, 10 की पावर, यानी a का क्यूब होता है, वॉल्यूम क्यू होता है, तो 10⁻10 का क्यूब हो गया स्टूडेंट्स। तो क्या होगा यहाँ पर 10⁻30, और मल्टीप्लाई में क्या स्टूडेंट आपका a, तो a का क्यूब -10⁻30 सेंटीमीटर का क्यूब, ये आपका बेटा वॉल्यूम आ गया, राइट। वॉल्यूम हमने ऐसे फाइंड कर लिया, हमने एज लेंथ a माना, एक को हमने चेंज किया पिकोमीटर से सेंटीमीटर में। एक पिकोमीटर में कितने होते हैं, 10⁻⁻,
10, राइट। अब हम इसको आगे फाइंड करते हैं। अब बेटा डेंसिटी का मतलब क्या होता है? डेंसिटी का मतलब होता है बेटा, क्या होता है? मास अपॉन वॉल्यूम। तो यहाँ पुट कर दो आप, मास अपॉन वॉल्यूम, राइट। तो मास अपॉन वॉल्यूम कैसे पुट करेंगे आप? डेंसिटी का फार्मूला क्या होता है स्टूडेंट्स? डेंसिटी का फार्मूला होता है मास अपॉन वॉल्यूम, राइट। तो मास अपॉन वॉल्यूम होता है आपका। तो मास कितना है इसका स्टूडेंट्स? देखिए, अब देखो, अब हमें मास किसका निकालना है? मास हमें पूरी यूनिट सेल का फाइंड करना है, राइट। जैसे कि ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास क्यूब है, ओके। ये क्या है हमारे पास? क्यूब है। इसमें कितने हैं? 8 कॉर्नर, राइट। तो हमें इसका पूरे का क्या करना है? पूरी यूनिट सेल का मास निकालना है। तो पूरी यूनिट सेल का मास का मतलब क्या? कि जो आपके इसमें एटम्स प्रेजेंट हैं उनका मास, यानी एटम का मास इनटू इसमें कितने नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट है उसको हम उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास पूरी यूनिट सेल का मास आ जाएगा, राइट। तो हम क्या देखते हैं यहाँ पर इसका मास निकालते हैं। नाउ मास ऑफ यूनिट सेल, राइट। क्या होगा? नंबर ऑफ एटम्स। भी कितने नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट हैं आपके इन ए, किसमें? इस यूनिट सेल में, इन ए यूनिट सेल, राइट, इनटू मास ऑफ, और इसमें कितने एटम्स हैं, उस एवरी एटम का मास कितना है, इनटू मास ऑफ ईच एटम। तो ये बेटा हमारा पूरी यूनिट सेल का मास आ गया। अभी पूरी यूनिट सेल का मास कैसे फाइंड करेंगे कि उस यूनिट सेल में कितने नंबर ऑफ एटम है इनटू और हर एटम का कितना मास है, उन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? मास ऑफ यूनिट सेल, राइट। अब हम देखते हैं बेटा, अब हमें क्या करना है? इसको मास ऑफ यूनिट निकालने के लिए हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, या नंबर ऑफ एटम्स को हम जेड लिख सकते हैं इनटू, और ये इसका बेटा क्या बन गया? ये बन गया आपका मास ऑफ ईच एटम। यहाँ पर आपका एटॉमिक मास माना है इसको हमने, राइट, एटॉमिक मास। और इसको हम क्या करेंगे? एवोगैड्रो से डिवाइड करेंगे, एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड करेंगे इसको, ठीक है। ये हमारा हो गया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे बेटा? इसको, इस वाली वैल्यू को हम इस डेंसिटी में क्या करेंगे? पुट करेंगे। भाई सिंपल सा है, वॉल्यूम नीचे रहेगा आपका, तो आप क्या करेंगे? इसमें इस वाले मास को यहाँ पे पुट कर दो, यहाँ पर। तो करो पुट यहाँ पे स्टूडेंट्स, क्या होगा? Z इंटू एटॉमिक मास अपॉन एवोगैड्रो नंबर। अब बेटा अपॉन ने क्या? वॉल्यूम हमने क्या माना था यहाँ पर? AQ इंटू 10 की पावर -30, तो इंटू AQ इंटू 10 की पावर -30 सेंटीमीटर का क्यूब। ये हमारा आ गया बेटा इस पूरा फार्मूला। तो हमारा क्या फार्मूला आया? अब एटॉमिक मास को हम m लिख सकते हैं, तो हमारा ये आ गया Z इंटू एम अपॉन एवोगैड्रो को हम NA लिख सकते हैं शॉर्ट में। वॉल्यूम क्या है? AQ इंटू 10 की पावर -30 सेंटीमीटर का क्यूब। ये हमारा आ गया, राइट। तो ये हमारा स्टूडेंट्स क्या हो गया? ये हमारा स्टूडेंट्स हो गया आपका डेंसिटी हम कैसे फाइंड करते हैं, डेंसिटी हम कैसे फाइंड करेंगे, राइट। अब नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है हमसे? हाँ, 6 में है कि स्टेबिलिटी ऑफ ए क्रिस्टल इज रिफ्लेक्टेड। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? स्टेबिलिटी ऑफ ए क्रिस्टल रिफ्लेक्टेड इन द मैग्नीट्यूड ऑफ द मेल्टिंग पॉइंट, कमेंट एंड कलेक्ट मेल्टिंग पॉइंट ऑफ सॉलिड वाटर, इथाइल एल्कोहल, डाइएथिल ईथर एंड मीथेन फ्रॉम ए डाटा बुक, ठीक है। तो क्वेश्चंस कह रहा है हमारा, व्हाट कैन यू से अबाउट द इंटरमोलिकुलर फोर्स बिटवीन दीज मॉलिक्यूल्स, कि आपने एक डाटा बुक से वाटर, एथिल एल्कोहल, मीथेन, डाइएथिल ईथर इन चारों का मेल्टिंग पॉइंट कलेक्ट किया, ठीक है। और उस मेल्टिंग पॉइंट में आपने ये देखा कि सबसे ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट किसका है, तो उसमें सबसे ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट किसका है? वाटर का, 273। तो हमने ये देखा कि जिसका जितना ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट होता है तो उसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उतना ज़्यादा होता है, और उसमें आपकी जो मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होता है वो किसकी वजह से होता है? ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो जिसमें जितनी ज़्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी उसका मेल्टिंग पॉइंट उतना ही ज़्यादा होगा। तो इन्होंने क्या किया? इन्होंने हमें सबका मेल्टिंग पॉइंट दे दिया, ठीक है। कितना दिया देखो, राइट, पता है वाटर का मेल्टिंग पॉइंट कितना है आपका?
273 केल्विन, राइट। इथाइल अल्कोहल का कितना है C2H5OH का स्टूडेंट्स आपका 155 केल्विन, राइट। और आपका डाई एथिल ईथर का कितना है CH3O डाई एथिल ईथर का फार्मूला C2H5O, राइट। कितना है इसका है आपका 156, राइट। और आपका मीथेन का कितना है स्टूडेंट्स, मीथेन का आपका है कितना 90.5 केल्विन, ठीक है। अब देखो हमने देखा कि हमने एक डाटा बुक से सबके मेल्टिंग पॉइंट कलेक्ट कर लिए। क्वेश्चन नंबर 6 आपका ये कह रहा है कि वाटर का 273 और आपका एथिल अल्कोहल का 155.7, डाई एथिल ईथर का 156 और मीथेन का इतना, राइट। तो इसमें स्टूडेंट इससे आपको क्या इंडिकेट हो रहा है, इससे आपको ये इंडिकेट हो रहा है कि हायर द मेल्टिंग पॉइंट, जितना ज़्यादा मेल्ट, अब सबसे ज़्यादा किसका मेल्टिंग पॉइंट है आपका वाटर का, जितना ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट होगा तो ये क्रिस्टल, वाटर का क्रिस्टल उतना ही ज़्यादा स्टेबल होगा, उसकी स्टेबिलिटी उतनी ज़्यादा होगी, राइट। तो हमने बोला हायर मेल्टिंग पॉइंट देन ग्रेटर स्टेबिलिटी, राइट, ग्रेटर स्टेबिलिटी, उतना ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट, राइट। अब आपने स्टूडेंट्स देखा अब इसमें क्या होगा, तो इसमें आपका जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होगा किसमें, वाटर में जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होगा, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है। तो इसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स भी ज़्यादा होगा किसकी वजह से, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से। लेकिन जो आपके और केस है इथाइल अल्कोहल, मीथेन, इसमें आपका जो फोर्स होगा वो डाइपोल वॉन डर वाल्स फोर्स होगा, जो कि वीक फोर्स होगा और उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होगी, इसलिए उसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, कम होगा, वो स्टेबल कम होंगे। और जो आपका वाटर होगा, वाटर का मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा है, उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी ज़्यादा होगी, उसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होगा और उसकी वजह से फोर्स ज़्यादा होने की वजह से उसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो इसका सॉल्यूशन हमारा इतना ही काफ़ी है। यहाँ पे हमने इतना देखा कि आपका मेल्टिंग पॉइंट वाटर का हायर है, तो इस बात का मतलब क्या है, ये स्टेबल है, ठीक है। इसमें स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, इसके हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी है इसमें, राइट, इसके बाकी कंपेयर में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है स्टूडेंट्स हमारा, क्वेश्चन नंबर 7 है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, हाउ विल यू डिस्टिंग्विश बिटवीन द फॉलोइंग पेयर ऑफ टर्म्स। तो मैंने आपको बताया था, मैंने आपको क्रिस्टल्स की, पार्टिकल्स की क्रिस्टल के अंदर पैकिंग्स बताई थी, तो मैंने आपको 2 टाइप की बताई थी। तो आपको बताई थी हेक्सागोनल में, एक बताई थी आपकी स्क्वायर में। तो हेक्सागोनल में मैंने आपकी बताई थी SCP एंड CCP। तो इन्होंने पूछा है कि हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग एंड क्यूबिक क्लोज पैकिंग यानी SCP एंड CCP में क्या डिफरेंट है, राइट। तो हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 हमारा क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 7, राइट। तो यहाँ पे हम डालते हैं क्वेश्चन नंबर 7। ये क्या है बेटा, इसमें हमें इसमें डिफरेंस करना है, किसमें, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग यानी कि HCP एंड CCP और इसको कहते हैं FCC, राइट। तो इन दोनों में क्या डिफरेंस है स्टूडेंट्स, तो बेटा हमने इनमें छोटा सा डिफरेंस पढ़ा था कि SCP में जो आपकी पैकिंग होती है स्टूडेंट्स, वो तो थी आपकी A B यही था ना हमारा पैकिंग का करने का मतलब जो हमारा पैटर्न था। और CCP में क्या था स्टूडेंट, CCP में आपका था, इसमें 3 टाइप की लेयर थी, ABC, फिर इसके ऊपर ABC, यही तो था, जिसमें A आपका क्या था, 2 डायमेंशनल था, B क्या था आपका, टेट्राहेड्रल बॉयड बना रहा था, टेट्राहेड्रल बॉयड, राइट। और C क्या बना रहा था आपका, ऑक्टाहेड्रल बॉयड। ये 3 टाइप्स की लेयर्स बन रही थी इसमें, तो इन 3 के ऊपर ABC फिर ABC, तो वो क्या आपकी पैकिंग क्या थी उसमें, CCP एंड FCC। और इसमें क्या था स्टूडेंट, SCP में क्या था, हेक्सागोनल क्यूब पैकिंग में ये था कि इसमें आपकी AB 2 टाइप की लेयर थी, एक तो आपके 2 डायमेंशनल था A, और V क्या था स्टूडेंट्स, A था आपका 2 डायमेंशनल और V क्या था आपका, V था आपका इसमें टेट्राहेड्रल बॉयड बना रहा था, राइट। तो ये आपका था इसमें डिफरेंस, ओके। अब नेक्स्ट है आपका इसमें कि हाँ, नेक्स्ट उन्होंने बोला
कि क्रिस्टल लैटिस क्या होता है। तो स्टूडेंट्स मैंने आपको क्रिस्टल लैटिस पढ़ा रखा है वीडियो में कंटेंट में, कि जब कोई 3D में कोई स्मॉल यूनिट सेल जो कि 3D में कई सारे मिलकर एक आपका स्पेस में एक स्ट्रक्चर बनाते हैं, उसको लैटिस कहते हैं। मैंने आपको ये पढ़ा रखा है लैटिस, ये आप कर लेंगे। फिर नेक्स्ट बेटा उसमें है यूनिट सेल। यूनिट सेल क्या होता है? यूनिट सेल जो लैटिस की फॉर्मेशन करता है, यानी एक स्मॉलेस्ट यूनिट जो कि 3D में एक लैटिस की फॉर्म करती है, जिससे मतलब कई सारे यूनिट सेल मिलकर एक लैटिस की फॉर्मेशन करते हैं। तो उस स्मॉलेस्ट यूनिट को हम कहते हैं यूनिट सेल। ये मैंने आपको पढ़ा रखा था स्टूडेंट्स। फिर नेक्स्ट है आपका स्टूडेंट्स टेट्राहेड्रल बॉयड एंड ऑक्टाहेड्रल बॉयड, वो भी मैंने आपको पढ़ा रखा था, अभी बताया था। इसमें टेट्राहेड्रल बॉयड क्या होता है स्टूडेंट? देखिए जैसे कि आपका ये है 1 2 एंड 3। अब बेटा 3 बॉयड्स को देखने पे इसके नीचे अंदर एक चौथा बॉयड्स आपको दिख रहा है, मतलब आपको 3 बॉल्स ऊपर है, उन 3 बॉलों को ऊपर से दिखने आपको चौथी एक बॉल अंदर दिख रही है, तो उसको हम क्या कहते हैं? टेट्राहेड्रल बॉयड, राइट। अब देखो स्टूडेंट्स आपका इसमें क्या है नेक्स्ट, ये होगा टेट्राहेड्रल बॉयड। अब हमें देखना ये है ऑक्टाहेड्रल क्या होता है। तो ऑक्टा में हमने क्या देखा था कि ऑक्टा में आपका ये 3 मॉलिक्यूल्स, राइट, और इसको ऊपर से आपके नेक्स्ट 3 मॉलिक्यूल क्या कर रहे हैं, यहाँ पे इसको अटैच कर रहे हैं, ठीक है। एक तो आपका देखो ये वाला, इसको दोबारा ड्रॉ करते हैं हम लोग, एक ये वाला, एक ये वाला, एक ये वाला, राइट। यहाँ इसको अंदर से 3 मॉलिक्यूल्स इसको अटैच कर रहे हैं, अंदर भी इसके 3 मॉलिक्यूल हैं। इन 3 मॉलिक्यूल ये 3 मॉलिक्यूल वो 3 और 3 के बीच में एक ही आपका सिंपल सा बॉयड्स बनना है, 6 मॉलिक्यूल को जो टच कर रहा है, राइट। तो उसे हम क्या कहेंगे? ऑक्टाहेड्रल बॉयड, ऑक्टाहेड्रल बॉयड, ये हम लोगों का होगा स्टूडेंट ऑक्टाहेड्रल बॉयड, राइट। क्वेश्चन नंबर बेटा नेक्स्ट आपका है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका आई थिंक 8 क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए 8 क्वेश्चन में आपको बेटा पूछ रहा है कि इसमें आपके नंबर ऑफ एटम पूछ रहा है, राइट। कह रहा है हाउ मैनी लैटिस पॉइंट्स आर देयर इज 1 यूनिट सेल ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग लैटिस। फर्स्ट इज 1 फेस सेंटर्ड क्यूबिक एंड फेस सेंटर्ड टेट्रागोनल, एक ही है आपका, एंड बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक। इसमें आपसे नंबर ऑफ पर एटम पूछ रहा है। तो स्टूडेंट जब मैंने आपको नंबर ऑफ एटम के अकॉर्डिंग टाइप्स ऑफ यूनिट सेल बताए थे, तो मैंने आपको अपनी वीडियोज़ में आप जाकर देखेंगे तो वहाँ मैंने आपको बता रखा है कैसे हम FCC और BCC में नंबर ऑफ एटम फाइंड करते हैं। तो कोई नहीं, एक बार मैं आपको दोबारा फाइंड करके दिखा देती हूँ यहाँ पर कि नंबर ऑफ एटम हम कैसे फाइंड करेंगे, राइट। नंबर ऑफ एटम फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, यहाँ पे सबसे पहले पहला हमारा बोला बेटा FCC। तो बेटा FCC में हमने कैसे फाइंड किया था? ये हमारा क्या है बेटा? ये हमारा क्यूब है, राइट। इसको हमने यहाँ पे ऐसे करा, ये इसके 8 कॉर्नर हैं FCC में, ओके। और इसमें कितने बेटा आपकी एक फेस ये, एक फेस ये, एक फेस ये, एक ये अंदर के लिए, एक ये बाहर के लिए, इसमें 6 फेसेस होती हैं। तो मैंने क्या किया था, 8 कॉर्नर पर आपके एटम्स, तो 1/8 और उसका 8, राइट, प्लस कितनी फेसेस हैं आपकी? 6 फेसेस, उसमें कितने हैं आपका? उसको हाफ उसका एटम उसमें ऑक्यूपाई कर रहा है, तो इंटू हाफ, ठीक है। 2 3 × 6, 8 से 8 कट गया, 1 + 3 कितना आया इसके लिए? 4 आया स्टूडेंट्स। ये पढ़ा था हमने, ये हम अपनी वीडियो में कर चुके हैं हम लोग, ये नंबर ऑफ एटम फाइंड करना, राइट। ये तो था हम लोगों का FCC के लिए। नेक्स्ट हमारा आया BCC के लिए। इसमें क्या पढ़ा था हमने? क्यूब बनाया था यहाँ पे, ओके। क्यूब सिंपल वही, इसमें 8 कॉर्नर आपके प्रेजेंट हो, 1 2 3 4 5 6 7 8, और एक उसके बॉडी सेंटर में हो, राइट। तो इसमें कैसे फाइंड करेंगे हम लोग? 8 × 1/8, तो सेम रहेगा हर किसी में, और प्लस इसका एक ये 1, तो 8 से 8 कैंसिल, कितना बेटा? 1 + 1 = इसमें नंबर ऑफ एटम कितना गया आपका? 2 आ गया, राइट। नेक्स्ट आपका स्टूडेंट्स है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है द बेसिस ऑफ सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेस बिटवीन मेटेलिक एंड आयनिक क्रिस्टल। सेकंड, आयनिक सॉलिड्स या आर हार्ड एंड ब्रिटल्स। तो आपको आयनिक सॉलिड्स में और मेटेलिक हमने बताया था अभी कि सॉलिड्स आपके और टाइप्स क्या बताई थी, एक सॉलिड आपका आयनिक होता है, एक सॉलिड आपका मेटेलिक होता है। तो आयनिक और मेटेलिक सॉलिड्स में दोनों में क्या डिफरेंसेस हैं, दोनों में क्या सिमिलरिटीज़ हैं, हमें यहाँ पे ये डिस्कस करना है, राइट। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं स्टूडेंट्स, इसमें हम लोग करेंगे डिस्कस पहले बेटा स्टूडेंट सिमिलरिटीज़, राइट। सिमिलरिटीज़ में क्या होता है स्टूडेंट्स, देखिए
सिमिलरिटीज़ में पहले हम डालते हैं यहाँ पर किसमें, आयनिक एंड मेटालिक। तो मेटालिक एंड आयनिक सॉलिड्स, राइट। ये क्या हो गई आपकी, इसमें पहले क्या आ गई स्टूडेंट्स आपकी सिमिलरिटीज़। सिमिलरिटीज़ में क्या होगा, फर्स्ट इज वन, दोनों में क्या होता है बेटा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, ठीक है। तो बोथ हैव इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, दोनों में क्या होता है आपका, अट्रैक्शन होता है दोनों में ही। सेकंड इज वन क्या है बेटा, सिमिलर, कि दोनों ही आपकी क्या होती हैं, बोथ हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट, बोथ हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट। ये बेटा हमारे इसमें होंगे सिमिलरिटीज़। अब बेटा इसमें आप क्या है, डिफरेंसेस, दोनों में डिफरेंसेस क्या होते हैं ये पढ़ते हैं हम लोग। डिफरेंस दो क्या होते हैं स्टूडेंट्स, कि देखो ये आपका क्या होता है, इसमें आपके फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं होते, ठीक है। यानी कि आयनिक क्रिस्टल होते हैं भी, आयनिक सॉलिड और आपके मेटालिक, तो क्या डिफरेंस है, तो देखो आयनिक सॉलिड्स आर बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यानी आयनिक सॉलिड्स क्या होते हैं आपके, बैड कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी होते हैं इन सॉलिड स्टेट्स, राइट। पर इसमें क्यों, एज आयंस आर नॉट फ्री टू मूव, राइट। मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं रहते कि मूव कर पाए। जब इलेक्ट्रॉन मूव नहीं कर पाएंगे, फ्री नहीं रह पाएंगे, तो आपका इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन नहीं होगा, तो क्या कहलाएंगे ये आपके बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। लेकिन मेटालिक क्या होते हैं, हमने कल ही पढ़ा है मेटल्स की क्या प्रॉपर्टीज होती है स्टूडेंट्स। तो ये सिर्फ किसमें, ओनली एक्वस सॉल्यूशन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। ये बेटा ओनली एक्वस सॉल्यूशन में ही इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करा सकते हैं, या मोल्टन स्टेज में, ठीक है। सॉलिड स्टेट में ये कंडक्टिविटी को मतलब इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करा सकते, ठीक है। लेकिन जो आपका कौन सा होता है बेटा, मेटालिक क्रिस्टल। तो मेटालिक क्या होती है सॉलिड, मेटालिक सॉलिड आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। मेटल्स क्या होती है, मेटल्स इजिली इलेक्ट्रॉन का फ्लो करा देती हैं, पता है ना आपको। तो हम क्या बोलेंगे कि मेटालिक क्रिस्टल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। क्यों, क्योंकि बेटा ये क्या करती हैं, ईजिली इन पर क्या होते हैं, लेकिन इसमें होता क्या है, ये ईजिली आपका मतलब करा सकती हैं, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन्स क्या होती हैं, इलेक्ट्रॉन फ्री टू मूव, राइट। अब सेकंड इसमें क्या है कि भाई जो आयनिक वाले होते हैं, तो आयनिक बॉन्ड इज स्ट्रॉन्ग, राइट, ड्यू टू स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। क्यों भाई, हमने देखा कि आयनिक बॉन्ड में क्या होता है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है उसके बॉन्ड की वजह से। तो आयनिक में आयनिक बॉन्ड होगी, मेटालिक में मेटालिक बॉन्ड होगी। लेकिन जो मेटालिक बॉन्ड होती है आपकी, राइट, मेटालिक बॉन्ड इज मे बी स्ट्रॉन्ग और नॉट, मतलब स्ट्रॉन्ग हो भी सकती है और नहीं। मेटालिक बॉन्ड क्या होगा बेटा, स्ट्रॉन्ग हो सकती है और वीक भी हो सकती है, डिपेंडिंग, किस पे डिपेंड करती है वो, डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ बैलेंस सेल पे। वो बैलेंस पे डिपेंड करती है कि भाई बैलेंस सेल मतलब इलेक्ट्रॉन कितने हैं, राइट। तो
मेटेलिक बॉन्ड आपकी स्ट्रॉन्ग हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, लेकिन उसका स्ट्रॉन्ग और वीक होना किस पे डिपेंड करता है, उसके वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पे। तो ये तो हमने पढ़ा था स्टूडेंट्स किसमें, डिफरेंसेस किसमें, मेटेलिक और आयनिक बॉन्ड में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा स्टूडेंट्स क्या है, नेक्स्ट हमारा है बेटा कैलकुलेट द एफिशिएंसी ऑफ एफसीसी, कैलकुलेट द एफिशिएंसी ऑफ पैकिंग इन केस ऑफ मेटल क्रिस्टल, सिंपल, बॉडी एंड फेस। तो स्टूडेंट्स हमने इसके ऊपर आपकी पैकिंग एफिशिएंसी कैसे कैलकुलेट करते हैं, कैसे फाइंड करते हैं, जो हमने आपको वीडियो में पढ़ा रखा है, तो हम उसमें ईजिली चीज़ को समझ सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर आपको वहाँ वीडियो से मिल जाएगा। तो हम लोगों ने पूरी कैलकुलेट की थी, मैथमेटिकल उस कैलकुलेशन किया था, तो कितना निकल कर आया था हमारा सिंपल के लिए कितना आया था स्टूडेंट्स 52.4 या 52 समथिंग, और आपका बीसीसी के लिए कितना आया था 68, और एफसीसी के लिए कितना आया था 74। तो इस क्वेश्चन का आंसर हम वहाँ देख सकते हैं, वहाँ हमने कैसे कैलकुलेट किया है, राइट। क्वेश्चन नंबर आपका स्टूडेंट्स 11 है। 11 क्या कह रहा है स्टूडेंट्स, 11 कह रहा है आपका कि सिल्वर, हाँ देखो स्टूडेंट 11 क्वेश्चन बेटा आपका न्यूमेरिकल है। मैंने आपको बोला था कि डेंसिटी, जो हमने यूनिट सेल का डेंसिटी पढ़ा था, उसके ऊपर आपके एग्जाम में काफ़ी न्यूमेरिकल्स आते हैं, राइट। तो उसके न्यूमेरिकल्स इसमें दे रखा है क्वेश्चन नंबर 11 का, वो हम सॉल्व करते हैं। वो किस पर बेस है स्टूडेंट, आपका डेंसिटी के ऊपर, राइट। तो क्वेश्चन नंबर 11 क्या हो गया आपका स्टूडेंट्स, हाँ क्वेश्चन नंबर 11 अभी हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है सिल्वर crystallizes in FCC lattice if age length of the cell is 4.07 10 - 8 cm and density 10.5 ग्राम सेंटीमीटर, कैलकुलेट द एटॉमिक मास ऑफ सिल्वर। मतलब इसमें आपको गिवन क्या क्या है, सबसे पहले यहाँ देखो फार्मूला क्या होता है आपका, आपने फार्मूला पढ़ रखा है डेंसिटी का, रो इज इक्वल टू Z इंटू एम अपॉन, राइट, और आपका क्या है वॉल्यूम इनटू आपका यहाँ पर क्या होता है स्टूडेंट्स एवोगैड्रो नंबर, ये फॉर्मूला होता है आपका डेंसिटी का, राइट। मैं आपसे बोलूँ कि इसमें आपको एटॉमिक मास फाइंड करना है, तो इस चीज़ को हम वहाँ मल्टीप्लाई में ले जाएंगे, तो क्या हो जाएगा एम इज इक्वल टू रो इंटू वॉल्यूम इंटू एन ए अपॉन जेड, ये तो करेंगे फॉर्मूले में हम लोग। अब हमें करना क्या है, इसमें हमें गिवन क्या क्या स्टूडेंट देखिए, गिवन में आपको बेटा एज लेंथ दे रखा है, यानी कि ए दे रखा है कितना 4.07 इंटू 10⁻⁸ सेंटीमीटर, राइट। डेंसिटी दे रखी है आपकी सेंटीमीटर क्यूब में 10.5 ग्राम सेंटीमीटर माइनस क्यूब। पूछ क्या रहा है आपसे, एटॉमिक मास इज इक्वल टू क्या, राइट। तो सबसे सिंपल हम इसमें सारी वैल्यू पुट करेंगे, यहाँ पे लगाइए फॉर्मूला स्टूडेंट्स, क्या लगेगा, सबसे पहले हमारा 10.5 डेंसिटी हो गई इंटू 4.07 इंटू 10⁻⁸, एज लेंथ हो गई आपकी, यानी वॉल्यूम इसका क्यू कर दो, राइट। एन ए कितना होता है स्टूडेंट्स आपका एवोगैड्रो नंबर 6.022 इंटू 10⁻⁻23 अपॉन में बेटा आपका जेड कितना है, एफसीसी के लिए कितना होता है जेड आपका, हमें पढ़ रखा है कि नंबर ऑफ एटम कितने होते हैं उसमें 4, राइट। इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या आएगा बेटा एम कितना आएगा हमारा 107.09 ग्राम मोल इनवर्स, 107.09 ग्राम मोल इनवर्स आ गया आपका, राइट। ये आपको क्या आ गया एटॉमिक मास, ओके। अब क्वेश्चन नंबर बेटा 12 क्या है आपका, क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं हम लोग। 12 कहता है हमसे ए क्यूबिक सॉलिड इज मेड ऑफ 2 एलिमेंट्स P and Q, एटम Q आर द कॉर्नर्स ऑफ द क्यूब एंड P एट द बॉडी सेंटर, व्हाट इज द फार्मूला ऑफ द कंपाउंड, व्हाट इज द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ P and Q। मतलब उन्होंने बोला कि आपके पास एक क्यूब है, राइट, आपके पास एक क्यूब है, तो उस क्यूब में आपको ये देखना है कि उस क्यूब में P कहाँ है एंड Q कहाँ है, राइट। तो हमने देखा कि हमने यहाँ पे क्यूब बनाया स्टूडेंट्स, राइट। तो क्यूब हमने क्या बनाया, ये हमारा है क्यूब, ठीक है, ये हमारा क्यूब है, ठीक, ये बन गया। इसमें कितने स्टूडेंट्स आपके 8 कॉर्नर्स 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। अब स्टूडेंट देखो इसमें कह रहा है कि ए क्यूबिक सॉलिड इज मेड अप 2 एलिमेंट्स P एंड Q, एटम Q आर द एट द कॉर्नर ऑफ द क्यूब। तो Q यहाँ पे इस कॉर्नर पर है, इस कॉर्नर पर Q, यानी जो 8 कॉर्नर्स होते हैं सब में क्या स्टूडेंट्स आपका Q है, यहाँ पे Q, यहाँ पे Q, 1 2 3 4 5 6 8 Q हो गए आपके, राइट। फिर आपसे कह रहा है एंड P एट द बॉडी, P कहाँ है आपके बॉडी सेंटर मिड में है, ये आपका P हो गया, राइट। तो कह रहा है कि व्हाट इज द फार्मूला ऑफ द कंपाउंड, व्हाट इज द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ P एंड Q। तो इसमें P एंड Q का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा और इसका कंपाउंड का फार्मूला क्या बनेगा। तो सबसे पहले स्टूडेंट देखो यहाँ पे हम डालते हैं कोऑर्डिनेशन कंट्रीब्यूशन बाई, कंट्रीब्यूशन
y atoms cube present at the 8 कॉर्नर। भाई 8 कॉर्नर्स पर क्या है आपके क्यू का कॉन्ट्रीब्यूशन है ऑफ द क्यूब, ऑफ द क्यूब। तो उसके लिए हम क्या निकालेंगे बेटा 8 इंटू 1/8 इज इक्वल टू 1 आ गया इसका नंबर ऑफ एटम। भैया आपने क्या 8 क्यू आपके, तो 8 क्यू का आपके हर कॉर्नर पे प्रेजेंट है इसका, तो एक क्यू का 1/8वां भाग इसमें जा रहा है, इसका भी भाग इतने उतने पोर्शन जा रहा है। तो ऐसे हम कैसे फाइंड करेंगे 8 इंटू 1/8, 8 तो उसमें कॉर्नर है और 1/8 पार्ट उसमें कॉन्ट्रीब्यूट कर रहा है क्यू का, तो उसमें नंबर ऑफ आइटम 1 आपका 1 आ गया मतलब क्यू, राइट। और आपका जो कंट्रीब्यूशन पी का क्या कंट्रीब्यूशन है, तो कंट्रीब्यूशन किसका बेटा पी का, वाई एटम पी प्रेजेंट एट द बॉडी सेंटर कितना है स्टूडेंट्स आपका 1। भाई 1 तो होगा, भाई एक एटम का पूरा कंट्रीब्यूट कर रहा है सेंटर पे और इनका भी एक आ गया, तो इसका स्टूडेंट रेशियो क्या बना, फार्मूला क्या बना कंपाउंड का, तो फार्मूला बना स्टूडेंट्स, फार्मूला बना P रेशियो Q 1:1, ये आपका बन गया, ठीक है। तो रेशियो ये बना तो कंपाउंड क्या बनेगा, कंपाउंड सिंपल क्या बनेगा PQ। इस टाइप से क्वेश्चन हमारे एग्जाम में कभी कभी आ जाते हैं, ठीक है। अब बेटा क्वेश्चन नंबर आपका है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बेटा है 13, ठीक है। 13 फिर से आपका एक न्यूमेरिकल्स आ गया, ठीक है। किस पर बेस है 13 क्वेश्चन आपका, डेंसिटी। डेंसिटी को अच्छे से पढ़ लेना, आप अच्छे से इसको कर लेना न्यूमेरिकल। डेंसिटी पे जो क्वेश्चंस न्यूमेरिकल बहुत मोस्टली ऑफ एग्जाम में आपके बोर्ड में आ जाते हैं, तो हमें उसका अच्छे से आप उसको आने चाहिए न्यूमेरिकल। डेंसिटी का आपका क्या है 30 नंबर क्वेश्चन कह रहा है बेटा, नियोबियम क्रिस्टलाइजेज इन ए बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर इफ डेंसिटी इज 8.55 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब, कैलकुलेट एटॉमिक रेडियस ऑफ नियोबियम यूजिंग द एटॉमिक मास 1393 U। मतलब आपसे कह रहा है जो नियोबियम आपका मेटल है वो आपकी बॉडी सेंटर में क्रिस्टलाइज होती है, बीसीसी में होती है, और उसका उन्होंने डेंसिटी दे रखा है आपको और उसका एटॉमिक मास दे रखा है, तो आपके उसकी रेडियस पूछ रहा है। तो हम लेकिन हम ए तो फाइंड कर सकते हैं, जब हमने ए फाइंड कर लिया तो हम रेडियस निकाल सकते हैं, वो भी हमने बीसीसी के लिए ए एंड आर में रिलेशन पढ़ रखा है, राइट। तो सबसे पहले हम देखते हैं स्टूडेंट्स यहाँ पे हम कैसे फाइंड करेंगे। हमारा नॉर्मल फार्मूला क्या होता है डेंसिटी का, रो इक्वल Z इंटू एम मास अपॉन ए क्यू वॉल्यूम इंटू आपका एवोगैड्रो नंबर। अब रेडियस पूछ रहा है स्टूडेंट, हम क्या करेंगे सबसे पहले, तो किसकी पूछ रहा है आपकी, कैलकुलेट रेडियस ऑफ नियोबियम की पूछ रहा है, तो हम वो आप कैसे फाइंड करेंगे, हम इससे निकालेंगे स्टूडेंट्स, किससे, इससे। इसमें इंटू 10⁻⁻30 होता है, तो उसको हम चेंज करते हैं सेंटीमीटर क्यूब में, तो इसको निकालना है, को इसको यहाँ ले जाए उठाकर हम, ए क्यू एम इंटू जेड अपॉन रो इसके नीचे आ गया स्टूडेंट्स, रो इंटू एवोगैड्रो नंबर इसके नीचे आ गया, राइट, इंटू 10⁻⁻30 आपका यही रह गया, ओके। अब बेटा इसमें वैल्यू पुट कर दो सारी, आप कैसे करोगे वैल्यू पुट, आपका मास कितना दे रखा है क्वेश्चंस में 93, नंबर ऑफ एटम कितना है, बीसीसी के लिए कितना होता है नंबर ऑफ एटम आपका 2, डेंसिटी कितनी दे रखी स्टूडेंट आपकी, यहाँ पे डेंसिटी आपकी दे रखी है 8.5, एवोगैड्रो नंबर कितना होता है 6.02 इंटू 10⁻⁻23 इंटू 10⁻30 आपका ऑलरेडी है प्रेजेंट। इस सबको सॉल्व करेंगे हम, तो हमारा कितना आएगा बेटा 3.61 इंटू 10⁻7, ये हमारा बेटा ए क्यू आ गया, राइट। इसका हम क्यू, अब इसको हम क्या करते हैं स्टूडेंट, इसको हम यहाँ पे पॉइंट को यहाँ ले जाते हैं इस साइड, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 36.1 इंटू यहाँ पर 10⁻6 हो जाएगा। अब इसका क्यूब निकालते हैं, ए का क्यूब निकाला तो 36.1 इंटू 10⁻6 का हम जब इसका क्यू करेंगे यहाँ पे 1/3, इसका ये आपका क्यू यहाँ आ गया 1/3, ठीक है। तो बेटा इसका वैल्यू कितना आएगा, इसका आएगा 3.304 इंटू 10⁻, देखो 2 2 4 6, इनके तीन जो आपके पेयर्स बनेंगे, 6 के क्यूब में हम 3 पेयर्स बनाते हैं, तो क्या आएगा आपका 10⁻2, ये हमारा आ गया PM पी को मीटर में, राइट। और इसको हम हटा देंगे 2 को, तो हमारा क्या आ जाएगा, इसको हम यहाँ ले जाएंगे, पॉइंट को 2 पोजीशन आगे ले जाएंगे, तो कितना हो जाएगा हमारा 330.4 पी को मीटर। बेटा ये हमारी आ गई यहाँ पे इसकी रेडियस, राइट। ये तो हमारा क्वेश्चन नंबर 13। अब नेक्स्ट हमारा आता है क्वेश्चन नंबर 14। 14 क्या कहता है स्टूडेंट, देखिए
14 कह रहा है आपका इफ़ द रेडियस ऑफ द ऑक्टाहेड्रल वॉइड, मतलब आपको एक ऑक्टाहेड्रल वॉइड जो आपकी फॉर्मेशन होती है उसमें जो उसकी ए एज लेंथ और रेडियस आर, उसमें इन्होंने क्या पूछा है, रिलेशन पूछा है, राइट। तो सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पे स्टूडेंट्स, इन्होंने क्वेश्चन नंबर 14 है, तो 14 का आंसर क्या है, देखो स्टार्ट करते हैं हम लोग यहाँ पर। 14 में इन्होंने बोला है इफ़ द रेडियस ऑफ द ऑक्टाहेड्रल वॉइड इज आर एंड रेडियस ऑफ द एटम इन क्लोज पैकिंग इज आर, ड्राइव रिलेशन बिटवीन एंड आर। मतलब कह रहा है आर एंड आर में, यानी कि उन्होंने बोला कि ऑक्टाहेड्रल वॉइड जो फॉर्मेशन किस में होती है बेटा, आपकी फेस सेंटर्ड में होती है, यानी आपकी क्लोज पैकिंग सीसीबी में होती है, राइट। तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड जो बनता है स्टूडेंट, उसमें आपका एक होता है, आपका एटम का होता है रेडियस कैपिटल आर, और उसमें एक ऑक्टाहेड्रल वॉइड बनता है बीच में, उसका स्मॉल आर होता है। तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड का रेडियस स्मॉल आर और आपका जो एटम है उसके अंदर सीसीपी के अंदर उसका कैपिटल आर, उन दोनों में क्या रिलेशन निकल कर आएगा, हमें क्वेश्चन का आंसर ये बताना है। तो सबसे पहले बेटा यहाँ पे हम बताओ कि हम यहाँ पे बनाते हैं ऑक्टाहेड्रल वॉइड, ठीक है। कैसे बनाएंगे इसको, 1 2 एंड 3, राइट। अब देखो इसमें 3 हम लोग 3 फिट हो गए यहाँ पर, तो कैसे करते हैं स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर हमने देखा कि हमने यहाँ पे वॉइड बनाया, तो यहाँ पर एक वॉइड ये बना और एक वॉइड आपका ये बना, ऐसे बन गया ये, इसे बोलेंगे, चूँकि इसको मैं डिफरेंट कलर से दिखाती हूँ अभी, ठीक है। डिफरेंट कलर से कैसे दिखाते हैं इसको, यहाँ पे देखो, सबसे पहले हमने ये रेड लिया, एक ये और ये। अब इसे बेटा हम इसे ग्रीन से करेंगे, राइट, ठीक है। ग्रीन में कैसे करेंगे, ये और ये हो गया। तो बेटा यहाँ पे जो ये वॉइड क्रिएट हो रहा है, इसमें आपका कितने, इस वॉइड को 3 और 3 और 6 एटम टच कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया, अब यहाँ पे कौन सा हो गया, ऑक्टाहेड्रल वॉइड हो गया, ठीक है। तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड ये हो गया इसमें। तो अब देखो इन्होंने इसका, अब देखो इसमें एक स्क्वायर बनेगा क्योंकि 4 को टच कर रहा है, 1 2 3, तो यहाँ पर एक स्क्वायर फॉर्म होगा, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पे स्क्वायर फॉर्म बनेगा आपका ये, ठीक। तो स्क्वायर फॉर्म में थोड़ा इसको ऊपर दिखाते हैं हम लोग, ये बनेगा स्क्वायर फॉर्म इसका, ठीक है। किसमें, ऑक्टाहेड्रल वॉइड में क्या बनेगा, ये स्क्वायर फॉर्म। अब देखो स्टूडेंट यहाँ पे जो ये अंदर जो वॉइड्स है, इसकी रेडियस यहाँ पे स्मॉल आर होगी और इस वाले की कैपिटल आर होगी। यहाँ मैंने एक ट्राइंगल, पहले मैं यहाँ पे एक ट्राइंगल लेती हूँ आपका, राइट। इसको मैं ऐसे यहाँ पे दिखाती हूँ, 1 2 एंड 3 हो गए आपके ये, और नेक्स्ट इज 1 आपका 1 2 और 3। तो बेटा ये जो स्पेस है बीच में, ये क्या है हमारा ऑक्टाहेड्रल वॉइड। अब चूंकि देखो इसमें 4 आपका बनना है, स्क्वायर 4 को टच कर रहा है, राइट। अब मैंने यहाँ पे इसमें क्या ट्राइंगल फॉर्म किया, यहाँ से ये और यहाँ से ये, ठीक है, ये वाला और ये वाला। अब इसमें क्या हुआ स्टूडेंट्स, इस वाली डिस्टेंस को तो मैंने r लिया और अंदर जो वॉइड्स है इसको मैंने स्मॉल r, सेम इसको r, अंदर वाले को स्मॉल r, राइट। और ये पूरी क्या होगी स्टूडेंट्स, ये एक सिंगल पूरा r और ये पूरा r, ये पूरा कितना हो जाएगा 2r, राइट। अब मैं यहाँ पर लगाती हूँ पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय। इसमें क्या होगा, क्या होता है, इसका स्क्वायर 2r का स्क्वायर, r प्लस r का स्क्वायर, और यहाँ भी क्या है बेटा r प्लस r का स्क्वायर। ये हमारा हो गया प्रूफ। बेटा इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, r प्लस r, तो इसको लिख सकते हैं 2r का स्क्वायर, तो 2r प्लस r का स्क्वायर, राइट। ये लिख सकते हैं, इनको एडिशन कर सकते हैं, इस 2 को अपॉन में लिया हुआ यहाँ पर, 2r का स्क्वायर अपॉन 2 इक्वल r प्लस r का स्क्वायर, राइट। अब देखो स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पर इसको हम खोलेंगे तो हो जाएगा 4r स्क्वायर अपॉन 2 इक्वल r प्लस r का स्क्वायर, राइट। 2 2 जा 4, तो ये आपका ऊपर हो गया 2r स्क्वायर r प्लस r का स्क्वायर, राइट। क्या मैं इसको 2 को ये लिख सकती हूँ √2 इंटू √2, क्योंकि √2 को मल्टीप्लाई करने पर 2 आता है, तो इस 2 को मैंने ये लिख लिया और r को मैंने खोल लिया, r इंटू r प्लस r का स्क्वायर। फिर
अब देखो स्टूडेंट्स क्या होगा, इसको मैंने ऐसे खोल लिया तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ √2r का स्क्वायर लिख सकती हूँ, क्योंकि मैंने इसको खोल लिया है √2 इंटू, ठीक है। और यहाँ पे क्या स्टूडेंट्स आपका r प्लस आर का स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल हो गया तो क्या बचा √2r r प्लस आर, राइट। अब बेटा ये माइनस में ले आओ, √2r माइनस आर इक्वल r हो गया, राइट। इसमें बेटा r कॉमन ले लो तो √2 माइनस 1 इक्वल r इज इक्वल टू r, √2 का होता है 1.414 माइनस 1, तो r इज इक्वल टू कितना आ गया, r इंटू 0.414। ये हमारा बेटा रिलेशन किस में आ गया, r इंटू आर में। तो हमने ऐसे यहाँ पर रिलेशन फाइंड कर लिया ऑक्टाहेड्रल बॉयड में, जो एटम अंदर बॉयड है उसका क्या है a, और जिसकी रेडियस है r, तो ये रेडियस r होगी अंदर बॉयड के, इसकी स्मॉल r, इसकी भी r, इसकी स्मॉल r, इन दोनों को हमने ऐड, इन दोनों का हमने स्क्वायर किया यहाँ पर, पाइथागोरस प्रमेय लगाया यहाँ पर, ये पूरा कितना होगा 2r होगा, ठीक है। ये एक r और यहाँ पर इसका एक 2r, ठीक है। तो 2r का स्क्वायर किया, फिर इसको हमने सॉल्व किया यहाँ पर, देन हमारा ये रिलेशन इसमें आ गया। अब बेटा क्वेश्चन नंबर हमारा 15 क्या है, 15 देखना है हम लोगों को। क्वेश्चन नंबर 15 है, फिर से बेटा आपका डेंसिटी पे है, ये आप खुद कर सकते हैं। इसमें सेम पैटर्न वही है, हम डेंसिटी पे ऑलरेडी 2 क्वेश्चंस कर चुके हैं, तो सेम पैटर्न वही वैसे ही होगा आपका। क्वेश्चन नंबर 15 आप सेल्फ कर लेंगे, इसको कुछ भी नहीं करना है, वैल्यू पुट करनी है, फार्मूला वही लगाना है डेंसिटी का, ठीक है। ये खुद हो जाएगा आपका। क्वेश्चन नंबर 16 है आपका, हाँ 16 देखो बड़ा ईजी अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है एनालिसिस शो दैट निकल ऑक्साइड हैज़ अ फार्मूला Ni.98O 1.02, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ निकल एग्जिट एज Ni2 प्लस एंड Ni3 प्लस आइंस। जैसे मैंने कल आपको एक आयरन का केस में बताया था कि आयरन का आपको अगर क्वेश्चंस दे रखा हो तो उसमें हम आयरन+2 आयरन+3 की परसेंटेज कैसे फाइंड करेंगे, तो वहाँ का सेम क्वेश्चन है ये निकल का, ठीक है। तो अगर क्या क्वेश्चन से बेटा, क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है, Ni.98O क्या है आपका 1.0, राइट। अब इसको मैं, इसमें मुझे क्या करना है, इसमें मुझे किसका, इसमें मुझे पता है कि निकल +2 भी है एंड निकल +3 भी है, दोनों प्रेजेंट है इसमें, तो दोनों का मुझे से परसेंटेज निकालना है। तो पहले मैं इसमें क्या करूँगी, सिंपल सा देखिए, इसमें पहले मैं इसकी पॉइंट में, तो इसकी मैं 100 से मल्टीप्लाई कराऊंगी, ठीक है बेटा। और ये आपका 1 है तो कराओ इसकी 100 से और इसकी भी 100 से, क्या आ गया Ni.98, वो कितना आ गया 100, राइट। अच्छी बात बताइए स्टूडेंट्स, इस पर कितना होता है -2, तो ये कितना हो गया 200 हो गया ये माइनस का, तो इस पर भी कितना होना चाहिए ओवरऑल प्लस का 200, राइट। पर हमें पता नहीं कितना है इसमें, अब हमें इसमें ये निकालना है कि Ni+2 कितना है, Ni+3 कितना है। सपोज दैट हमने इसको माना, इसको हमने माना Ni, यहाँ पे Ni क्या है आपका +2, तो Ni+2 को मैंने ही माना x, राइट। और Ni+3 को मैंने क्या माना स्टूडेंट्स, Ni+3 को मैंने माना 98 माइनस x, राइट, ये मान लिया। तो टोटल चार्ज, अब देखो स्टूडेंट्स इसकी मल्टीप्लाई किससे कराएंगे हम, यहाँ पर 3 है 3 से कराएंगे, यहाँ पे 2 है 2 से कराएंगे, टोटल इन दोनों का चार्ज किसके इक्वल होगा 200 के, प्लस के 200, क्योंकि ये अगर माइनस का 200 है तो ये प्लस का 200 होगा टोटल। तो लिखो 2 × x प्लस 398 माइनस x इक्वल 200। अब 2x प्लस 3 8 जा 24, 2 और 2 8 8 आ जाएगा, राइट। 3 8 जा 24, 24 का 4, 2 कैरी, और आपका 3 9 जा 27 और 2 इसका 29 होगा बेटा यहाँ पर, राइट। माइनस 3x इक्वल 200, राइट। अब देखो स्टूडेंट्स क्या होगा, 2x में से 3x जाएगा तो माइनस का x बचेगा, इसको मैं इधर माइनस में ले जाऊंगी, 200 माइनस 294, तो माइनस का क्या आएगा बेटा 94, राइट। माइनस का 94 आपका आ गया, इसका मतलब क्या, माइनस से माइनस कैंसिल, यानी x का वैल्यू कितना आ गया आपका 94, तो यहाँ पे x का वैल्यू इसका कितना है 94, तो इसका कितना आएगा बेटा, इसका देखो अब जब आपका x का वैल्यू 94 आ गया तो बेटा इसका कितना आया आपका, इसका आपका आ गया, इसको माइनस कर दो, 98 है, 98 माइनस 94 कितना आ गया, इसका 4 आ गया, राइट। तो हमने क्या देखा, इसका वैल्यू अगर x हमारा Ni+2 में x इज इक्वल टू 94, तो Ni+3 में 98 माइनस 4 94 इज इक्वल टू कितना आ गया 4 आ गया, एक में 94 आ गया एक में 4 आ गया। बेटा इन दोनों का परसेंटेज निकालना है हमें, तो कैसे निकालेंगे हम परसेंटेज का, तो सबसे देखो हम देखते हैं यहाँ परसेंटेज, यहाँ पे परसेंटेज फाइंड करते हैं, इसका भी बहुत सिंपल है, कैसे करेंगे।
तो यहाँ पर हम पहले करते हैं Ni+2 का फ्रैक्शन। Ni+2 का फ्रैक्शन कितना आया 94, कितने में से 98 से, इंटू 100। तो कितना होगा स्टूडेंट ये आपका हो गया 96% हो गया आपका Ni2+, ठीक है। और Ni+3 कितना परसेंट हो गया, कितना आया आपका 4। टोटल कितना है 98 इंटू 100। बेटा ये कितना आ गया आपका, ये आ गया 4%। यानी कि 100% में से इस निकल ऑक्साइड में आपका क्या है 96% क्या है आपका Ni+2 है, और 4% क्या है स्टूडेंट आपका Ni+3, राइट। तो ये तो हमारा क्वेश्चन नंबर बेटा आपका हो गया 16। इसको हम ऐसे सॉल्व करेंगे, और आप हमारे लास्ट वीडियो में भी देख सकते हैं जो हमने कल पढ़ाया था, उसमें भी मैंने सेम क्वेश्चंस कराया, बस वहाँ पर क्या आपका निकल की जगह क्या प्रेजेंट स्टूडेंट आयरन, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा हमारा है 17 में क्या कह रहा है, व्हाट आर सेमी कंडक्टर, डिस्क्राइब द टू मेन टाइप ऑफ सेमी कंडक्टर एंड कंट्रास्ट देयर कंडक्शन मैकेनिज्म। तो सेमी कंडक्टर मैंने आपको कल पढ़ाया है पूरा। सेमीकंडक्टर क्या होते हैं, जिनकी कंडक्टिविटी इंसुलेटर और कंडक्टर बीच लाई करती है, उनके बीच की होती है, सो बोलते हैं सेमीकंडक्टर। मैंने आपको 2 टाइप्स के पढ़ाए थे, ये एन टाइप और पी टाइप। ये आपको किसमें आया था, ये आपका आया था एक्सट्रिंसिक में, ठीक है। इसमें हम इम्प्योरिटी ऐड करते थे, राइट। तो ये मैंने आपको कल पढ़ाया है, तो आपको सेम उस वीडियो में आप देख सकते हो सेमीकंडक्टर कितने टाइप का होता है, क्या होता है। तो ये क्वेश्चन मैं आपको नहीं करा रही, राइट। क्वेश्चन नंबर 18 है आपका, 18 कह रहा है आपका, हाँ क्वेश्चन नंबर 18 है, नॉन स्टिकोमेट्रिक क्यूप्रस ऑक्साइड Cu2O कैन बी प्रिपेयर्ड इन लेबोरेटरी। इन दिस ऑक्साइड कॉपर टू ऑक्सीजन रेशियो इज स्लाइटली लेस देन 2:1। कैन यू अकाउंट फॉर दिस फैक्ट दैट दिस सब्सटेंस ए पी टाइप सेमीकंडक्टर। हाँ, क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि इन्होंने क्यूप्रस ऑक्साइड लिया, राइट। क्यूप्रस ऑक्साइड क्या होता है बेटा आपका CuO, और क्यूप्रिक में क्या होता है आपका, Cu पर कितनी वैलेंसी होती है बेटा आपका 3 वैलेंसी। तो क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है क्यूप्रस ऑक्साइड क्या है आपका Cu2O, ठीक है। इसको हम लैब में प्रिपेयर करते हैं, ये कैसा है नॉन स्टिकोमेट्रिक, स्टिकोमेट्रिक नहीं है। इसमें कॉपर टू ऑक्सीजन जो रेशियो है बेटा वो 2:1, इससे थोड़ा कम है। अभी ये तो 2 दिख रहा है आपको, ये 1 दिख रहा है, लेकिन इसका रेशियो थोड़ा इससे कम है। तो आप ये बता सकते हो, कैन यू अकाउंट द फैक्ट दैट दिस सब्सटेंस इज ए पी टाइप। क्या ये बता सकते हो कि ये पी टाइप सेमीकंडक्टर होगा। तो कैसे हम करेंगे इसको बेटा, तो देखो हमें मालूम बेटा स्टूडेंट कि द रेशियो लेस देन 2:1। अच्छा कॉपर आपका क्या है, इसकी बैलेंसी 2 टाइप्स की होती है, एक तो +2 होती है और एक +1 होती है। ये 2 टाइप की बैलेंसी शो करता है ना, ठीक है। अगर मैं ऐसा करूँ कि मैं इसमें कॉपर से एक कॉपर को निकालूं, ठीक है, एक कॉपर में इसमें से 2 कॉपर प्लस को निकालूं और इसमें 2 Cu+ पॉजिटिव को यहाँ पर ऐड करा दूं, तो इसमें एक बैक एंड पॉजिटिव होल क्रिएट हो जाएगा ना। कैसे, देखो हम क्या करते हैं, क्यूप्रिक आयन मैं क्या करूँगी, यहाँ पर 2 कॉपर है बेटा, ठीक है। यहाँ पर देखो Cu2O में यहाँ पे Cu+1 प्रेजेंट है और ऑक्सीजन -2 है, तभी तो ये ++2 -2 चार्ज आया आपका, ये 2 प्रेजेंट है यहाँ पे, ठीक है। अब मैं क्या करूँ, मैं इस कॉपर को की जगह पे मैं यहाँ पर एक क्यूप्रिक आयन लगा दूँ, ठीक है। तो मैं रिप्लेस किससे करूँगी बेटा, इसको क्यूप्रिक आयन से, ठीक है। अब मैं इन दोनों को हटाया और मैंने यहाँ पे क्यूप्रिक आयन लगा दिया Cu+2, तो इलेक्ट्रॉन तो बैलेंस हो गई, इसकी इलेक्ट्रिसिटी जो आपकी न्यूट्रलिटी वो आपकी बैलेंस हो गई। पहले भी आपका +2 चार्ज था, अब भी +2, लेकिन इसमें एक होल क्रिएट हो गया, एक कॉपर पहले से कम हो गया। तो एक कॉपर कम हो गया पहले से, एक होल क्रिएट हो गया। तो मैंने आपको कल पढ़ाया था कि जिसमें कोई होल क्रिएट हो जाए, उसमें एक आयरन का एटम कम हो जाए, मेटल डेफिशिएंस हो जाए, तो उसको हम क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, पी टाइप कंडक्टर। इसमें आपका पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो गया, यही तो है। तो हम क्या बोलेंगे कि फॉर मेंटेनिंग इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी एवरी 2 कोक्यूपर आयंस विल बी रिप्लेस बाय 1 Cu2 पॉजिटिव आयन, मतलब 2 Cu+1 आयन की जगह, इन 2 Cu+ आयन की जगह मैंने एक Cu+2 आयन लगा दिया। इसका मतलब इसमें एक कॉपर आपका कम हो गया, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी आपकी सेम रही, कॉपर कम हो गया, तो एक होल क्रिएट हो गया पॉजिटिव, वहाँ पर आपका प्लस चार्ज आ गया, तो हम बोलेंगे पी टाइप क्या बोलेंगे, सेमी कंडक्टर, राइट। इसमें हमें ये देखना है, तो ये हमारा बेटा हो गया पी टाइप सेमी कंडक्टर, राइट। क्वेश्चन नंबर बेटा नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन नंबर 19, ठीक है। 19 क्या कह रहा है, 19 कह रहा है फेरिक ऑक्साइड, हमने लिया फेरिक ऑक्साइड,
राइट। फेरिक ऑक्साइड क्रिस्टलाइजेज इन ए हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, यानी फेरिक ऑक्साइड आपका किस में होता है क्रिस्टलाइज, हेक्सागोनल, यानी SCP में आपका पैक्ड होता है, राइट। तो उन्होंने बोला एरे ऑक्साइड आइंस विद 2 आउट ऑफ एवरी 3 ऑक्टाहेड्रल होल्स ऑक्यूपाई बाई फेरिक आइंस ड्राइव द फॉर्मूला ऑफ द फेरिक ऑक्साइड। इन्होंने बोला कि जो फेरिक ऑक्साइड है उसमें जो आप क्या करेंगे भाई, इन्होंने बोला कि फेरिक ऑक्साइड का फार्मूला ये होता है, राइट। मैं आपसे कहूँ कि Fe3 भाई एक ऊपर कितना -2, तो 4 2 जा -8 हो गया, तो यहाँ पर कितना होगा आपका, इसमें आयरन आपका 3 है, तो 3 आयरन में आपका 2 आयरन तो क्या होंगे स्टूडेंट +2 राइट, एक क्या होगा आयरन आपका +3। अब हम इसमें ये देखना है कि इसमें Fe3 में कितने आयरन +2 वाले हैं और कितने आयरन +3 वाले हैं, राइट। तो +2 4 3 7 हुआ, बैलेंस नहीं हुआ, तो ये इसका मतलब प्लस, हम इसको ऐसा कर सकते हैं +3 6 और प्लस, अब बैलेंस हो गया स्टूडेंट्स ये। तो Fe3O4 में क्या होगा, हमें इसका बैलेंस देखना पड़ता है, इसका चार्ज। तो Fe3 में क्या होगा स्टूडेंट्स कि आपके इसमें आपके जो आयरन के आयंस होंगे उसमें आपके 2 तो होंगे स्टूडेंट Fe+3 और एक होगा Fe+2, तो 3 3 6 2 8 हो गया, तो इसका 8 प्लस का चार्ज हो गया और 4 2 जा ये भी 8 हो गया। तो हमें इनका रेशियो फाइंड करना है। तो हमने बोला कि सपोज द नंबर ऑफ ऑक्साइड आयन इन द पैकिंग 90, हमने कहा 90 आयंस इसमें, तो हमें इसका फार्मूला बनाना है बाकायदा, ठीक है। तो 90 आयंस हमने क्या बोला, सपोज द नंबर ऑफ ऑक्साइड आयंस, सपोज द नंबर ऑफ ऑक्साइड आयंस O2 इन द पैकिंग, राइट, कितनी है 90 मानी हमने, ओके। और जो कि नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल बॉइड्स, अब इसमें नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल बॉइड्स पे कितने होंगे आपके 90। तो क्वेश्चन पे हमें ध्यान से पढ़ना है। क्वेश्चन कह रहा है कि फेरिक ऑक्साइड क्रिस्टलाइजेज इन ए हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड फेरिक ऑफ ऑक्साइड आयन विद 2 आउट ऑफ एवरी 3 ऑक्टाहेड्रल होल्स, 3 आपके क्या है ऑक्टाहेड्रल होल्स में ऑक्यूपाई बाई फेरिक आइंस, ड्राइव द फार्मूला ऑफ द फेरिक ऑक्साइड। तो नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल बॉइड कितने होंगे स्टूडेंट्स में आपके, नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल बॉइड्स कितने होंगे बेटा इसमें 90, ठीक है। 90 आपके इसमें हमने ऑक्सीजन किया है पैक और 90 आपके इसमें क्या है ऑक्टाहेड्रल बॉइड्स, राइट। अब इन्होंने बोला कि अब 2/3 में इसमें क्या है आपके 3 में से 2 आपने क्या 3 आपके पास आयरन के आयन है, 3 में से आपने 2 को आपने क्या कराया वहाँ पर रिप्लेस कराया, ऑक्यूपाई कराया, तो हमसे बोलेंगे एज 2/3 ऑफ द ऑक्टाहेड्रल voids are occupied by ferric ions, यानी फेरिक आयंस के द्वारा कितने होते हैं, पूरे ऑक्टाहेड्रल बॉइड का 2/3 पोर्शन को फेरिक आयंस क्या करता है ऑक्यूपाई करता है, फेरिक आयंस, ठीक है। तो देयरफॉर नंबर ऑफ फेरिक आयंस टू प्रेजेंट, तो कितने होंगे बेटा प्रेजेंट आपके, तो यहाँ पे उन्होंने बोला है 2 प्रेजेंट। तो नंबर ऑफ फेरिक आयन आपका प्रेजेंट कितना हो गया, नंबर ऑफ फेरिक आयंस 2 प्रेजेंट इज इक्वल टू आपका हो जाएगा बेटा 60, 2 के लिए 60 हो गया बेटा। अब 2/3, अब देखो 2/3 है तो 2/3 इंटू 90, मैंने इसे सॉल्व कर दिया, 3 3 जा 3 2 जा 60 हो गए, मतलब 2/3, तो 90 का 2/3 कितना होगा भाई आपका, टोटल कितना है आपका बॉइड्स ऑक्साइड आयन कितना है 90, और कितने हो रहे हैं आपके टोटल आयरन में से 2 आपको रिप्लेस कर रहे हो 2, तो 2/3 इंटू 90 तो कितना हो गया 3 3 जा 90 आपका, फिर 3 2 जा 60 होगा टोटल, राइट। अब देखा है अब आया रेशियो ऑफ आयरन +3 इंटू ऑक्सीजन 2- कितना आया आपका 60, तो ये आया स्टूडेंट्स इसका रेशियो, और 90 ऊपर, तो कितना आया स्टूडेंट आपका 2/3 आया। तो जो आपका फेरिक ऑक्साइड का फार्मूला बनेगा स्टूडेंट्स वो आपका ये बनेगा Fe3+ का, और इसका O का जो बनेगा वो बनेगा बेटा Fe2O3। Fe+3 कितना है आपका 2 आया,
ओ कितना है आपका 3 आया, तो Fe2O3, ये इसका हमारा बन गया फार्मूला। ये क्वेश्चन थोड़ा डिफिकल्ट है, आपको समझ में नहीं आया होगा, लेकिन डोंट वरी, एक क्वेश्चन समझने से आपको और कोई प्रॉब्लम होगी तो बात को मैं इसमें आप पूछ सकते हैं मेरे से, बात को इसमें रिपीट करा सकती हूँ, ठीक है, और इजी मेथड से। ओके, क्वेश्चन नंबर आपका है 20 कहता है क्लासीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एज बीइंग आइदर ए पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर। तो इन्होंने क्वेश्चन नंबर 20 देखो, मैंने आपको बेटा कल सेमीकंडक्टर पढ़ाए थे, पी टाइप एन टाइप। तो मैंने आपको बताया था कि पी टाइप क्या होता है, एन टाइप क्या होता है। पी टाइप क्या होता है कि आप ग्रुप नंबर 14 में 13 की डोपिंग कराते हो, उससे एक कम वाले ग्रुप में, तो वो आपका पी टाइप होता है। एन टाइप क्या होता है, आप ग्रुप नंबर 14 में 50 नंबर की ड्रॉपिंग कराते हो, इम्प्योरिटी ऐड करते हो, वो आपका एन टाइप होता है। तो उसी की कंडीशन उन्होंने यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 20 में दिया है, यहाँ उन्होंने एग्जाम्पल दे रखा है। उन्होंने पहला एग्जाम्पल दे रखा है स्टूडेंट्स कि जर्मेनियम डॉप्ड विद किसमें, इंडियम। यानी आप क्या कर रहे हो, जर्मेनियम जो है आपका, राइट, तो जर्मेनियम जो आपका है किस में आता है, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, SnPb, ये ग्रुप नंबर 14 में आते हैं। और ये किस में आता है बेटा, बोरॉन, एल्यूमिनियम, बोरॉन, एल्युमिनियम, इंडियम, बोरॉन, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, ये किस में आता है स्टूडेंट, ग्रुप नंबर 13 में। इन्होंने बोला कि यदि जर्मेनियम की डोपिंग हम इंडियन में करा दें, मतलब 14 से आप 13 में करा रहे हो, मतलब ज़्यादा वाले को कम में भेज रहे हो ना, इम्प्योरिटी करा रहे हो, तो ग्रुप नंबर 14 जर्मेनियम को आप डोपिंग कर रहे हो, इंडियन में कर रहे हो, ना कि इसकी, इसमें जर्मेनियम की कर रहे हो, इसमें डोपिंग इम्प्योरिटी ऐड कर रहे हो। तो यहाँ पर बेटा क्या होगा, यहाँ पर ये आपका बनेगा स्टूडेंट्स क्या, यहाँ पर एक होल क्रिएट हो जाएगा और आपका ये बनेगा पी टाइप कंडक्टर, ठीक है। आप इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होल क्रिएट होगा इसमें, ठीक है भैया, आप 14 को 13 वाले ग्रुप में ऐड करा रहे हो, इसमें कितनी आपके जर्मेनियम में कितनी होती है, बैलेंसी 4 होती है, राइट, इसमें कितनी होती है, 3 होती है, आप इसको इसमें ऐड करा रहे हो, इम्प्योरिटी दे रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा स्टूडेंट्स, ये यहाँ पर जाएगा तो 3 तो बैलेंसी से कर लेगा कंप्लीट, इसकी यहाँ पे एक वैकेंट रह जाएगी, ये खाली बचेगा, ये बनेगा पॉजिटिव होल, जिसे हम बोलेंगे पी टाइप सेमी कंडक्टर, राइट। अगला है बोरॉन डॉप्ड विद सिलिकॉन। अब आपने क्या किया, बोरॉन को सिलिकॉन में कराया, बोरॉन क्या है 30 नंबर ऑफ ग्रुप पे, आप इसे 14 में ड्रॉप करा रहे हो, तो बोरॉन को कराओगे तो बेटा सिलिकॉन में कितने 4 होते हैं, इसमें 3 होते हैं, तो इस पर क्या होगा बेटा, एक एक्स्ट्रा आ जाएगा, बोरॉन पे एक एक्स्ट्रा होल बन जाएगा ये, ठीक है, एक बैलेंस एक्स्ट्रा हो जाएगा ये, तो इस पर एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा हो जाएगा, तो इसे क्या बोलेंगे हम, एन टाइप सेमी कंडक्टर, एन टाइप सेमी कंडक्टर, राइट। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 20 हो गया। नेक्स्ट हमारा बेटा 21 है। 21 क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये बहुत ईजी है आपका। 21 कह रहा है आपका कि गोल्ड एटॉमिक रेडियस 0.14 nm crystallizes in a face centered unit cell. What is the length of the side of the unit cell? सिंपल सा क्वेश्चन है बेटा, बहुत इजी है। क्या कर रहा है, गोल्ड का एटॉमिक रेडियस दे रखा है, वो आपका एफसीसी फेस सेंटेड में क्रिस्टलाइज होता है, तो उसकी लेंथ पूछ रहा है, उसकी यूनिट सेल की जो साइड की लेंथ है वो क्या होगी। तो क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 21 हमारा ये हो गया स्टूडेंट्स, इसका सॉल्यूशन हो गया हमारा। तो गोल्ड बेटा क्या दे रखा है, उसकी एफसीसी आपकी, इसमें आपका गोल्ड क्या हो रहा है, क्रिस्टलाइज हो रहा है। इसकी एज लेंथ ए कितनी है स्टूडेंट्स, आपकी है इसकी है 0.14 नैनोमीटर। तो इसको बेटा चेंज कर लो। अब चूँकि बेटा एक बात बताओ, इसकी हमने एफसीसी के लिए ए एंड आर में रिलेशन पढ़ा था, तो क्या पढ़ा था स्टूडेंट रिलेशन, R = A/2√2, ये हमने रिलेशन पढ़ा था एफसीसी के लिए, पढ़ा था उसकी रेडियस और उसकी एज लेंथ में रिलेशन। तो इससे हम क्या ये फाइंड कर सकते हैं ए, तो यहाँ मल्टीप्लाई में चला जाएगा इसके, तो A = 2√2R, ए निकालना है हमें एज लेंथ, 2√2 का वैल्यू कितना होता है 1.414, आर कितना दे रखा है हम लोगों को, आर दे रखा है 0.144 mm में दे रखा है, ठीक है, nm नैनोमीटर में, राइट। तो उसे सॉल्व कर लो स्टूडेंट्स, क्या आएगा 0.407 नैनोमीटर, ये आपका आ गया, राइट। क्वेश्चन नंबर आपका 22 आ गया।
22 कह रहा है कि इन टर्म्स ऑफ बैंड थ्योरी, हमने जो कल बैंड थ्योरी पढ़ी थी उसमें डिफरेंस बताना है हमें। बैंड थ्योरी के अकॉर्डिंग हमें बताना है कि कंडक्टर इंसुलेटर क्या होते हैं, कंडक्टर एंड सेमीकंडक्टर क्या होते हैं। तो स्टूडेंट हमने कल बताया था कि बैंड थ्योरी में जब उसके कंडक्शन और बैलेंस बैंड का गैप ज़्यादा होगा तो वो आपका इंसुलेटर होगा, जब दोनों में गैप बिल्कुल नहीं होगा, दोनों ओवरलैप कर जाएंगे तो वो आपका कंडक्टर होगा। और दोनों के जो गैप की जो आपकी एनर्जी है वो दोनों के बीच लाई करेगी, मतलब कंडक्टर और इंसुलेटर की, तो वो आपका सेमी कंडक्टर होगा। तो ये हमने कल लास्ट वीडियो में पढ़ लिया था, ये आप इसको वहाँ से देख सकते हैं, राइट। क्वेश्चन नंबर 23 आपका है। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं स्टूडेंट हम लोग। 23 में आपसे कह रहा है एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म्स विद सुटेबल एग्जाम्पल। तो कोई ये भी हमने पढ़ रखा है, शॉर्ट की, फ्रैंकल, इंटरस्टेशियल डिफेक्ट एंड एफ सेंटर। ये चारों डिफेक्ट हम लोगों ने कहाँ पढ़े थे, डिफेक्ट इन सॉलिड्स में। वहाँ हमने स्टिकोमेट्रिक में और नॉन स्टिकोमेट्रिक में पढ़ा था। तो स्टिकोमेट्रिक में हमने पढ़ा था आपका शॉर्ट की, फ्रैंकल, इंटरस्टेशियल मैटर और ये एफ सेंटर, सारे डिफेक्ट पढ़े थे हमने। तो ये आप उस वीडियो से हमारे सारे डिफेक्ट्स आप वहाँ से नोट कर सकते हो, देख सकते हो, समझ सकते हो। तो इस क्वेश्चन नंबर 23 का मैं आंसर आपको नहीं करा रही, राइट। क्वेश्चन नंबर 24 क्या है आपका स्टूडेंट, 24 है आपका, हाँ, एल्युमिनियम क्रिस्टलाइजेज इन ए क्यूबिक क्लोज पैक्ड, सीसीपी में आपका क्रिस्टलाइज हो रहा है एल्युमिनियम, इट्स मेटेलिक रेडियस इज 125 पिकोमीटर। व्हाट इज द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द यूनिट सेल, हाउ मेनी यूनिट सेल आर देयर इन 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ एल्युमिनियम। आपसे कह रहा है कि एल्युमिनियम जो होता है वो आपका सीसीपी में क्रिस्टलाइज हो रहा है, ठीक है। तो उसकी मतलब उन्होंने उसकी क्या दे रखी है, रेडियस दे रखी है। तो आपसे क्या पूछ रहा है वो, व्हाट इज द लेंथ ऑफ द साइड, मतलब उस यूनिट सेल की जो साइड की लेंथ है वो क्या होगी। तो फाइंड करते हैं क्वेश्चन नंबर 24 में हम लोग, राइट। तो क्वेश्चन नंबर 24 में देखते हैं हम यहाँ पर। सबसे बड़ा बेटा गिवन क्या है वो देखो, यहाँ पे गिवन है आपका, क्वेश्चन नंबर 24 में गिवन है आपका R इज इक्वल टू 125 पिकोमीटर, राइट, ठीक है। ए फाइंड करना है, इज इक्वल टू, राइट। पैकिंग कौन सी है आपकी, CCP, इसको हम FCC भी कहते हैं, ये गिवन है आपका, ओके। अच्छा बेटा FCC के लिए रिलेशन क्या होता है R एंड A में, हमने पढ़ा है क्या होता है रिलेशन, क्या होता है, R इज इक्वल टू A/2√2, ठीक है। इससे हम क्या फाइंड कर सकते हैं स्टूडेंट्स, A फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ उन्होंने बेटा यूनिट सेल, उन्होंने यहाँ पे क्या A फाइंड हम लोगों को फाइंड करना है यहाँ पे, तो हम लोगों ने वॉल्यूम दे रखा है इसका, ठीक है। तो यहाँ पे पहले हम क्या निकालेंगे, इससे आप A निकालो, ठीक है। तो कैसे निकालोगे, A इज इक्वल टू 2√2 इंटू R, A निकालना है, 2√2 का 1.4 होता है, R का वैल्यू कितना दे रखा है हम लोगों को, R दे रखा है बेटा 125 पिकोमीटर। इन सबको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, 354 पिकोमीटर, राइट। अब वॉल्यूम फाइंड कर लो, वॉल्यूम क्या हमारे पास ए आ गया। अब इससे वॉल्यूम फाइंड कर सकते हैं यूनिट सेल का, क्या होता है वॉल्यूम, AQ कितना है 354, पिकोमीटर को चेंज कर लो सेंटीमीटर में, 10⁻10 सेंटीमीटर, इसका बेटा वॉल्यूम में Q कर दो, राइट। तो क्या हो गया 4.4 इंटू 10⁻, कितना होगा बेटा 23 सेंटीमीटर का क्यूब वॉल्यूम आ गया, ठीक है। ये वॉल्यूम आ गया। अब नंबर ऑफ यूनिट सेल पूछ रहा है 1 सेंटीमीटर क्यूब में हमसे। सेकंड पार्ट करा है हाउ मैनी, ये हमने निकाल, इतना तो हमने निकाल लिया, इसका वॉल्यूम निकाल लिया। अब करा है हाउ मैनी यूनिट सेल्स आर देयर इन 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ एल्युमिनियम, यानी एल्युमिनियम के 1 सेंटीमीटर क्यूब में कितने सारे यूनिट सेल होंगे। तो ये हमारा बेटा पूरा वॉल्यूम आ गया। तो हम क्या निकालेंगे, नंबर ऑफ यूनिट सेल्स इन 1 सेंटीमीटर क्यूब। तो 1 में क्या करेंगे बेटा, ये जो वैल्यू हमने फाइंड किया इसका वॉल्यूम का, ये इसको डिवाइड करेंगे 4.44 इंटू 10⁻23, कितना हो गया आपका, ये हो गया 23। ये बेटा माइनस का है यहाँ पे, तो ये माइनस का है, ऊपर जाएगा प्लस में हो जाएगा, तो यह हो जाएगा आपका 2.25 इंटू 10⁻23 प्लस का। ये हमारा आंसर आ गया इसके लिए, राइट। ये तो हमारा सिंपल क्वेश्चन था, ये इसमें पूछा था रेडियस और इसमें आपको रिलेशन पता होना चाहिए, आप इसे इजीली फाइंड कर सकते हो, ओके। क्वेश्चन नंबर 24 हो गया। क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है इफ NaCl इज डॉप्ड विद 10⁻³ mole% SrCl2 व्हाट इज द कंसंट्रेशन ऑफ कैटाइन वैकेंसीज, लेट मोल्स ऑफ NaCl। हाँ, क्वेश्चन नंबर कह रहा है 25 आपका है कि यदि NaCl को हमने डॉप किया, NaCl के कितनी हमने परसेंटेज ली, 10⁻³ मोल परसेंटेज, किसमें डॉप किया, SrCl2 में, वो तो व्हाट इज़ द कंसंट्रेशन ऑफ कैटाइन वैकेंसीज। तो उसमें जो कैटाइन की वैकेंसी क्रिएट होगी जब आप NaCl को SrCl के साथ डॉप करोगे, तो उसमें डॉप करने पे जो वैकेंसी क्रिएट होगी तो उसका वैकेंसी का, कैटाइन वैकेंसी का आपसे पूछ रहा है कंसंट्रेशन क्या होगा। तो हम देखते हैं स्टूडेंट, इसको लास्ट क्वेश्चन और करते हैं 25 को। लास्ट क्वेश्चन आपको 25,
और इसके बाद हमारा एक क्वेश्चन बचता है 26, देन हमारा चैप्टर का एक्सरसाइज आज सारी फिनिश, राइट। तो 25 क्वेश्चन कह रहा है हमसे, 25 नंबर है, 25 में हम देखेंगे, हाँ 25 में है लेट्स मोल ऑफ NaCl क्या है आपका 100, राइट। और इसमें आपने सपोज डेट आपने SR मोल्स ऑफ SrCl2 डोप्ड किया आपने, कितना 10 की पावर -3 किया आपने। ये तो था भाई NaCl तो 100 था पूरा, और आपने SrCl2 डोप कितना किया 10 की पावर -3। तो ईच SR +2 विल रिप्लेस 2 Na पॉजिटिव आयन। भाई 2 Na पॉजिटिव आयन से आपका एक SR रिप्लेस होगा, क्योंकि एक SR पर +2 होता है, तो एक SR +2 चार्ज को रिमूव करने के लिए हमें 2 Na आयन लेने पड़ेंगे यहाँ पे, राइट। 2 Na आयंस टू मेंटेन इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर 1 आपका एक, तो यहाँ पर 1 SR +2 आपका जाएगा और साथ में 2 Na पॉजिटिव आयन आएंगे, राइट। तो बेटा इसमें क्या होगा, तो यहाँ पर बेटा ये होगा कि यहाँ पे आपका इट ऑक्यूपाई 1 पोजिशन एंड दस क्रिएट, तो यहाँ पर एक 1 कैटाइन, भाई यहाँ पर एक 1 कैटाइन वैकेंसी क्रिएट हो जाएगी, राइट। 1 कैटाइन वैकेंसी 1 पोजिशन आपकी हो जाएगी क्रिएट। तो अब जो मोल्स होंगे इस कैटाइन, जो आपकी कैटाइन वैकेंसी क्रिएट होगी उसके मोल्स फाइंड करने हैं हम, तो क्या कहेंगे हम लोग, मोल्स ऑफ कैटाइन वैकेंसी इन 1 मोल। 1 मोल में कितनी होगी स्टूडेंट्स, तो NaCl इक्वल 10 की पावर -3 इंटू आपकी कितनी होगी 10 की पावर, तो बेटा 1 के लिए कितनी होगी यहाँ पर 10 की पावर -2 हो जाएगी ये, ठीक है। क्योंकि आपने यहाँ पर एक होल क्रिएट हो गया, तो यहाँ पर हमने देखा कि यहाँ पर 10 की पावर 3 तो ऑलरेडी थी यहाँ पर आपकी जो मैंने डॉप किया, और एक इसको हटा के हमने 2 Na आयन लगाए बेटा, तो हमारी कितनी हो गई इसकी 100 का मतलब क्या, 10 की पावर 2 माइनस में, राइट। ये आपकी क्रिएट हो गई, तो टोटल कितनी होगी बेटा आपकी 10 की पावर -5। तो फिर बेटा आपकी नंबर ऑफ वैकेंसी कितनी हो गई, नंबर ऑफ वैकेंसी क्रिएटेड, नंबर ऑफ वैकेंसी क्रिएटेड कितनी होगी बेटा आपकी 10 की पावर -5, और इसको हम किससे करेंगे मल्टीप्लाई, एवोगैड्रो नंबर से, जो हम बात कर रहे हैं मोल्स की। जब भी हम मोल्स फाइंड करते हैं, किसी मोल्स की बात करते हैं, तो उसके एक मोल में उतने नंबर्स होते हैं, तो यहाँ पर इसके मोल्स में हम अब इसे सॉल्व करेंगे, तो बेटा यहाँ पे 6.022 इंटू 10 - 23 आ गया। उसको सॉल्व कितना आएगा आपको 23 और 5 18 बचेगा, तो आपको हो जाएगा 6.022 इंटू 10 की पावर 18 मोल इनवर्स। ये बेटा हम लोगों की वैकेंसी आ गई, ठीक है। ये हमने यहाँ पे कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लिया यहाँ पे। नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन नंबर 26, ये आप कर लोगे इजीली। एक्सप्लेन द फॉलोइंग विद सुटेबल एग्जाम्पल। फेरोमैग्नेटिज्म मैंने कल पढ़ाया था आपको, पैरा पढ़ाया था, फेरी पढ़ाया था, एंटी फेरो पढ़ाया था, राइट। तो कल मैंने आपको फेरो बताया था, पैरा में क्या बताया था कि पैरा, कल मैंने आपको जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ पढ़ाई थी लास्ट वीडियो में सारी, मतलब फेरी एंड फेरो, एंटी फेरो एंड आपके डाया एंड पैरा, ये सारी प्रॉपर्टीज आप अच्छे से देख लेना जो मैंने आपको पढ़ाई थी। वो सब आपका क्वेश्चन नंबर 26 का सॉल्यूशन है जो कल लास्ट वीडियो में कराया था, तो ये कराने की कोई आपको नीड नहीं है इस क्वेश्चन की, ठीक है। लास्ट में कह रहा है आपका, लास्ट में बचा है, हाँ लास्ट है आपका ग्रुप नंबर 13 to 15 ग्रुप कंपाउंड। तो इसमें आपको 13 15 में कंपाउंड जो ग्रुप होते हैं वो बताने हैं कि 13 और 15 में कौन कौन से आपके एलिमेंट्स मेटल्स प्रोड्यूस हो सकती हैं, ठीक है। और आपके 12 और 16 में कौन कौन से हो सकते हैं, तो वो आपको बताने हैं। तो इसमें आपका बस ये यहाँ तक फिनिश होता है, इसमें हम इतना ही करेंगे। हमने आज स्टूडेंट्स NCERT के जो चैप्टर हमने सॉलिड स्टेट कराया था, तो हमने कल वो चैप्टर आपका कंटेंट सारा फिनिश कर लिया, और आज हमने आपको उसके 26 नंबर ऑफ क्वेश्चंस थे
वो मैंने आपको आज यहाँ पे सारे एक्सप्लेन और आपको सारे करा दिए। उसमें जो हमारे वीडियोस में कंटेंट में जो क्वेश्चंस आ रहे थे इजी जो आपके थ्योरेटिकल क्वेश्चंस थे वो मैंने नहीं कराए, क्योंकि वो आप मेरी वीडियो में देखकर इजीली वहाँ से कर सकते हैं, वहाँ से आप लर्न कर सकते हैं। इसलिए मैंने जो आपको एक्सप्लेन करने वाले थे, जो आपके मैथमेटिकल थे, वो मैंने आपको आज सारे करा दिए। तो स्टूडेंट्स आज हमारा ये सॉलिड स्टेट चैप्टर यहीं पर फिनिश होता है। हमने इसका सारा कंटेंट पढ़ लिया अपना 6 वीडियोज़ में, और आज इस चैप्टर की लास्ट वीडियो है आपकी 7 वीडियो। इसमें हमने आपके इसके सारे एक्सरसाइज के सॉल्यूशन को एक्सप्लेन कर लिया। सो स्टूडेंट इस एक्सरसाइज के सॉल्यूशंस को अच्छे से आप इसे रीड करना, पढ़ना, समझना, क्योंकि इसमें से आपका 101% क्वेश्चंस आपके CBSE बोर्ड या UP बोर्ड में ज़रूर आता है एग्ज़ाम में। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही काफ़ी, और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू टॉपिक या न्यू चैप्टर के साथ। ओके, थैंक यू। हेलो स्टूडेंट, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप कि आज आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। सो प्लीज़ स्टूडेंट्स मेरे वीडियोस को लाइक एंड शेयर करें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।